Hello and welcome to Let's Crack UPSC CSE. My name is Pratik Nayak and I welcome you all on the largest YouTube platform for civil service preparation. नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई की चैनल के ऊपर, जहां हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के टॉपिक्स को. बट बिफोर प्रोसीडिंग फर्दर आई लाइक टू अनाउंस वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग for all of you guys. Unacademy is organizing Unacademy Summit 2.0, where you will find India's topmost iconic speakers and bureaucrats and civil servants, and I would say the educators from the Unacademy team who will be conducting the discussions and the talks and the workshop session on how to prepare and how to ace the civil service preparation. अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अनअकैडमी समिट 2.0, जहां इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स ब्यूरोक्रेट्स आपके साथ डिस्कस करेंगे, अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि कैसे सिविल सर्विसेज की तैयारी की जा सकती है. 20 और 21 फरवरी के दिन आपको ये सेशंस दिखेंगे. मेरा भी सेशन 20 फरवरी को 3 बजे है, 3 PM है. काइंडली रजिस्टर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आपको लिंक दिखेगी. ये फ्री सेशन है, आप ज़रूर से इसको अटेंड करिएगा और अपनी जो तैयारी है उसको किस तरह से आगे पुश किया जा सकता है उसके अंदर भी आप कॉम्प्रीहेंड करेंगे. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. हम लोग एनसीईआरटी के टॉपिक्स को पिछले क्लासेस के अंदर मैं डिस्कस कर रहा था और ऑलमोस्ट आप में से बहुत सारे विद्यार्थी जो हमारे साथ ऑलरेडी जुड़ चुके हैं उन सबको पता भी होगा कि हम क्या यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे. वी वर डिस्कसिंग द एनसीईआरटी टॉपिक्स. और प्रीवियस क्लास के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के अंदर जब बात कर रहा था तो मैंने गांधीयन मूवमेंट से इंडियन नेशनलिज्म पढ़ाने की कोशिश की थी. अब देखो, ये याद रखिएगा कि ये जो नेशनलिज्म हम लोग एनसीईआरटी में पढ़ रहे हैं ये गांधीयन पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं. गांधीयन पर्सपेक्टिव का मतलब है कि जब गांधी जी आए थे भारत के अंदर और गांधी के समय के दौरान जो आज़ादी का आंदोलन कैसे हुआ उसका हम लोग अभ्यास कर रहे हैं. तो ऐसा मत सोचिएगा कि खाली यही आपका नेशनल मूवमेंट का पार्ट था. इसके अलावा भी नेशनल मूवमेंट के अंदर आपको दूसरे इश्यूज दिखेंगे, पर वो अभी हम लोग कवर नहीं कर रहे. दैट वी आर नॉट कवरिंग एज ऑफ नाउ. तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे. विल बी डिस्कसिंग ऑन दिस पॉइंट्स और इनके ऊपर की जो बेसिकली मेन पॉइंट्स है उसके ऊपर भी मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा. अब देखो, स्टैंडर्ड 10th की एनसीईआरटी के अंदर हम लोग ने पिछले क्लास के अंदर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को डिस्कस कराया था और मैंने आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो है उसका पूरा एनालिसिस बताया है. मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि कोई भी आंदोलन होता है वो कैसे होता है, आंदोलन के अंदर किन किन प्रकार के लोग भागीदार होते हैं, ये आंदोलन किस तरह से किया जाता है. एवरीथिंग वी हैड डिस्कस आप, ठीक है. तो बहुत डिटेल्ड हमने डिस्कशन इसके ऊपर किया हुआ है. वी हैव डन अ वेरी डिटेल्ड डिस्कशन और मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर से समझाने की कोशिश की है कि जब जब हम लोग ये आंदोलनों को समझेंगे तो उसको एक बहुत ही मैक्रो पिक्चर से, मैक्रो पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करना है साहब. चलिए, तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट और उसी के ऊपर चलते हैं. बट एज ऑलवेज मैं आपको इन्वाइट करूंगा कि आप हमारे साथ जुड़िए. अनअकैडमी प्लस के ऊपर इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है. यहाँ पे अनलिमिटेड क्लासेस मिल जाते हैं. आप कितनी भी बार इनफैक्ट लेक्चर्स को देख पाते हो, लाइव क्लासेस होते हैं और मेन तो आपका डाउट शेयरिंग है जहां आप मेरे साथ दूसरे भी एजुकेटर्स के साथ उनके लेक्चर्स को एक्सेस कर पाओगे. अगर आपने अनअकैडमी की एप्लीकेशन नहीं ली है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डाउनलोड करिए और वहां पे देखिए कि हमारे क्लासेस कैसे चलते हैं. मैं उनमें से बहुत सारे फ्री क्लासेस भी कंडक्ट करता हूँ जिसे हम लोग स्पेशल क्लासेस के रूप में पहचानते हैं. ये स्पेशल क्लासेस फ्री क्लासेस होते हैं हमारी तरफ से एंड वी कंडक्ट मैनी क्लासेस ऑन द प्लेटफॉर्म. जहां अगर आपने एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो आज ही आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए और ये अनलॉक कोड को यूज़ करना ना भूलिएगा. ये अनलॉक कोड आपके लिए बेसिकली एप्लीकेशन खोल भी देगा. साथों साथ अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हो तो यही कोड के द्वारा आप सब्सक्रिप्शन भी ले पाओगे. मेरे पूरी की पूरी हिस्ट्री के कोर्सेज यहाँ पे अवेलेबल होंगे, जहाँ पे आपको लाइव कोर्स प्लस अगर मिस आउट हो गया तो आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हो. दोनों के दोनों का आपको एडवांटेज होगा. एक ही बार सब्जेक्ट लीजिए और एक ही बार सब्सक्रिप्शन लीजिए और मल्टीपल टाइम्स उसको आप देख सकते हो. इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स यहाँ पढ़ाते हैं, उनके क्लासेस देख सकते हो, लेक्चर्स को अटेंड कर सकते हो, अपने क्वेरीज को रिजॉल्व कर सकते हो. सब कुछ आपको अनअकैडमी प्लस के ऊपर मिलेगा. और एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के बाद आपको यहाँ पे दो प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे. एक प्लस सब्सक्रिप्शन दिखेगा, दूसरा आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन दिखेगा. प्लस सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको एजुकेटर के द्वारा जो लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्स, आंसर राइटिंग सेशन से सब कुछ होगा ही, पर आइकॉनिक में आपको पर्सनल कोच दिया जाता है. पर्सनल कोच आपको हेल्प करते हैं इन योर प्रिपरेशन. पर्सनल कोच आपको गाइड करते हैं कि तैयारी कैसे करनी है और साथों साथ एक एजुकेटर के रूप में मैं तो आपके साथ जुड़ा ही रहूंगा. आई विल बी कनेक्टेड विथ यू थ्रू आउट द टाइम योर प्रिपरेशन और आपकी कोई भी क्वेरीज होगी उसको भी मैं रिजॉल्व कराऊंगा. उसकी चिंता मत करिएगा. 1 साल, 2 साल या 3 साल का आप सब्सक्रिप्शन ले सकते हो. यू कैन टेक द सब्सक्रिप्शन फॉर 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, इट्स अप टू यू. और आप जल्दी जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो आपको एक डिस्काउंट कोड यूज करना है जिसका नाम है PN Live. ये कोड यूज करने से आपको 10% ऑफ फीस के अंदर हो जाएगा. तो ऑलवेज यूज दिस डिस्काउंट कोड एज वेल. इसके साथ साथ अनअकैडमी में बहुत सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है. यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द ऑप्शनल. और अनअकैडमी प्लस के ऊपर आपको GS और ऑप्शनल का दोनों का कंबाइंड सब्सक्रिप्शन लेना है तो भी ले सकते हो. 70,000 रुपीज आपको 1 साल की GS और ऑप्शनल की प्रिपरेशन में मिलेगा.
मिलेगा। इसमें भी अगर आपने PN लाइव डिस्काउंट कोड यूज़ किया, आफ्टर यूजिंग द डिस्काउंट कोड आपको 10% ऑफ भी फीस के अंदर हो जाएगा। तो ये आपके लिए काफ़ी एडवांटेजेस है, ये फ़ायदे कारक है। 18 फरवरी से अनअकैडमी के ऊपर नई बैचेस शुरू हो रही है, आप वो भी अटेंड कर पाओगे आफ्टर टेकिंग द सब्सक्रिप्शन। हमेशा सब्सक्रिप्शन लेते समय ये यूज़ करना है PN लाइव, ये आपको 10% ऑफ यहाँ से फीस के अंदर भी दे देगा। खैर, हम लोग अनअकैडमी के ऊपर बहुत सारी इनफैक्ट स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस प्रोग्राम अरेंज करते हैं, और इसी के अंतर्गत अनअकैडमी एक कॉम्बैट सीरीज लेके आया है। आपको पता होगा ये फोर्टनाइटली क्विज प्रोग्राम है, जहां पे आपके लाइव क्विज होते हैं। 45 मिनट्स के अंदर आपको 60 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एंड इफ यू आर गोइंग गुड तो आपको यहाँ पे प्राइजेस भी मिलेंगे। इसमें अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन भी आता है, ये भी फ्री ही है। अगर आपने अनअकैडमी की एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं की है या क्विज के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया तो ज़रूर से कीजिए, आपको इसके अंदर आपकी प्रिपरेशन भी अच्छी तरह से हो पाएगी और आपकी रिविजन भी हो जाएगी। खैर, तो ये आपके बहुत सारी इंपॉर्टेंट बातें थी। अब चलते हैं, हम लोग पिछले क्लास के अंदर नेशनलिज्म के टॉपिक के ऊपर डिस्कस कर रहे थे, और नेशनलिज्म में मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर राष्ट्रवाद कैसे आया। भारतीय राष्ट्रवाद के अंतर्गत हमने पिछले क्लास के अंदर जो पूरा ओवरव्यू लिया था उसके ऊपर चले जाते हैं। अब देखिए, फिर से ओवरव्यू हम लोग लेंगे, क्योंकि ओवरव्यू लेने से दो फायदा होता है। एक तो रिवीजन होता है आप लोग का साहब, ठीक है, और आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी बहुत होती है कि ये साल में ये हुआ, ये साल में ये हुआ, ये साल में ये हुआ साहब, ठीक है। ओवरव्यू के अंतर्गत मैंने आपको बताया 1915 की जब हम लोग बात करेंगे, व्हेन वी टॉकिंग अबाउट 1915, तो 1915 के भारत की जब मैंने आपको बात की तो 1915 में क्या हुआ, व्हाट हैपेंड इन 1915 साहब। तो मैंने आपको बताया गांधी जी की एंट्री होती है, और गांधी की एंट्री हुई उसके बाद ही गांधी जी ने 3 बड़े बड़े सत्याग्रह किए थे, चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा। उसके साथ साथ 1919 के अंदर मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि रॉलेट नाम का सत्याग्रह होता है। उसके बाद हमने देखा 1920 से लेकर 1922 तक का जो पीरियड था उसे हम लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं। 1922 से 1930 का पीरियड एक बहुत बड़ा वैक्यूम पीरियड था, जहां पे स्वराज पार्टी की स्थापना की गई। ये वही पीरियड था जब भारत में रिवॉल्यूशनरीज अपना बहुत बड़ा आंदोलन चलाएंगे, और वो लोग बेसिकली भारत को आज़ादी देने की कोशिश करेंगे अपने रास्तों के द्वारा। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने आपको बारडोली सत्याग्रह के बारे में भी बताया कि वल्लभ भाई पटेल कैसे बारडोली सत्याग्रह करते हैं, और आखिर के अंदर हमने पिछले क्लास के अंदर ये भी देखा था कि साइमन भारत के अंदर इस समय के दौरान आएगा साहब। जब साइमन आता है तो भारत के लोग बौखला जाते हैं, और उसके बाद 1929 के अंदर हमने पिछले क्लास में डिस्कस किया कि कांग्रेस ने अपना गोल जो है वो बदल के पूर्ण स्वराज कर दिया। ये पूर्ण स्वराज का जो गोल था उसको अचीव करने के लिए 1930 से एक आंदोलन की शुरुआत हुई। यही आंदोलन को हम लोग सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के रूप में पहचानते हैं। तो पिछले क्लास के अंदर अगर आपको याद होगा तो 1929 से जब हमने शुरू किया था, और मैंने आपको कांग्रेस का पूर्ण स्वराज का जो गोल के बारे में बात बताया था, और आपको समझाने की कोशिश की थी कि ये जो पूर्ण स्वराज का जो कांग्रेस इनफैक्ट यहाँ पे अचीव करने की कोशिश करती है, जहाँ लाहौर के अंदर डिसाइड किया गया था कि कांग्रेस का एकमात्र जो मुख्य ऑब्जेक्टिव होगा वो पूर्ण स्वराज होगा, उसी को अचीव करने के लिए 1930 के अंदर गांधी जी इनफैक्ट वाइसरॉय इरविन को लेटर लिखते हैं जनवरी 1930 के अंदर, और इसमें 11 पॉइंट्स की डिमांड यहाँ पे हाईलाइट की जाती है। और ये 11 पॉइंट्स की डिमांड के अंदर गांधी जी इनफैक्ट बहुत सारे मुद्दों को जताने की कोशिश करेंगे, और कहेंगे कि देखो आप हमारी ये मांग लीजिए तो ज़्यादा ठीक रहेगा। एज एंड व्हेन टाइम आगे प्रोग्रेस होता है, 1930 से आगे का जब समय हम लोग देखते हैं, when we try to understand and see the period from 1930 onwards, तो हमको पता चलता है कि मार्च 1930 के बाद गांधी जी का पिक्चर क्लियर हो गया था, और हमको पता चलता है कि 12 मार्च 1930 के दिन गांधी जी अहमदाबाद से आगे चल जाएंगे। और अहमदाबाद से आगे चलते चलते कहाँ जाते हैं, तो हमने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि गांधी जी अहमदाबाद से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इनफैक्ट आगे चलेंगे, और आगे चलते चलते बेसिकली इनफैक्ट ही विल रीच ऑन दी अप्रैल मंथ, और अप्रैल की 6 तारीख के अंदर साहब 6 अप्रैल की जब हम लोग बात करेंगे, 6 अप्रैल 1930 के दिन गांधी जी पहुंच जाते हैं दांडी, और दांडी पहुंचने के बाद पूरी की पूरी हालात बिगड़ जाएगी। इनफैक्ट गांधी वहां से ही सॉल्ट सत्याग्रह की शुरुआत करेंगे। ये सॉल्ट सत्याग्रह भारत के कौन से रीजन्स में हुआ ये भी मैंने आपको बताया था, और ये सॉल्ट सत्याग्रह के बाद बेसिकली जो आंदोलन की शुरुआत होती है उसी को ही हम लोग कहते हैं CDM, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट साहब। ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर हमने देखा था कि फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट अलग अलग रीच से होते हैं। ये प्रोटेस्ट के अंतर्गत मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की थी कि भारत के जो किसान थे इसमें भागीदार बनेंगे साहब, भारत के जो बिजनेस ग्रुप थे ये भी इसी के अंदर भागीदार बनेंगे साहब, भारत के जो डिप्रेस क्लासेस थे ये भी इसमें भागीदारी लेने की कोशिश कर रहे हैं, सब लोग इनफैक्ट इसमें पार्टिसिपेट करने की कोशिश करेंगे। इंक्लूडिंग मैंने आपको बताया था कि भारत के अंदर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है जो फॉरेस्ट के अंदर रहती है साहब, ये भी इनफैक्ट इसके अंदर भागीदार बनेगी, और उन्होंने भी इसका प्रोटेस्ट किया था। कांग्रेस के साथ साथ जो भी लीडर्स थे वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। भारत के जितने भी रूरल एरियाज थे वहां पे भी इसका पार्टिसिपेशन बढ़ रहा है। तो हमने देखा कि ये CDM काफ़ी सक्सेसफुल रहता है, और ये CDM को तोड़ने के लिए ही दिसंबर 1930 तक आते आते सरकार ने जब फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की तो कुछ नहीं हो पाया।
फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से जब बात आगे चलती है, जब हमको पता चलता है कि जनवरी 1931 का पीरियड आया और सरकार ने बेसिकली कांग्रेस के सब लीडर्स को छोड़ दिया, हमको इसके बाद ये भी पता चलता है कि मार्च 1931 तक आते आते 1931 के मार्च महीने तक आते आते गांधी जी और इरविन के बीच में पैक्ट होते हैं, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के रूप में पहचानते हैं। ये जो गांधी इरविन पैक्ट हुआ करता था, इसका सिग्निफिकेंस यही है कि यहाँ पे गांधी जी और वाइसरॉय इरविन ने एक डिस्कशन किया और डिस्कशन के तहत डिसाइड करते हैं कि अब व्हाट नेक्स्ट, आगे क्या होगा। आगे क्या होगा इसके बेसिस के ऊपर हमको पता चलता है कि गांधी और इरविन के बीच में जो समझौता हुआ, ये समझौता के परिणामवश इसके आउटकम के रूप में वी कम टू नो दैट फाइनल जब हमको रियलाइजेशन हुआ तो समय बदल जाता है, आधार बदल जाएगा और बेसिकली परिस्थिति जब आगे चलेगी तो गांधी जी उसके बाद डिसाइड करते हैं कि मैं यहाँ पे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर पार्टिसिपेट करूंगा, जो यहाँ पे नवंबर दिसंबर 1931 के अंदर होने वाली थी साहब। 1931 के नवंबर दिसंबर में गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने गए, पर हमको पता चलता है कि ये कॉन्फ्रेंस बहुत फेल होती है क्योंकि कांग्रेस को जो चाहिए था वो नहीं मिल पाता है। उसके बाद गांधी जी फिर से 1932 ऑनवर्ड से CDM का 2.0 फिर से लॉन्च करेंगे, पर CDM 2.0 नहीं लॉन्च हो पाता है। क्यों? क्योंकि उस टाइम तक आते आते लोगों का गांधी के अंदर से विश्वास उठ गया था और इसी के कारण मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि 1931 से लेके 32 का जो ट्रांजिशन पीरियड है उसमें CDM 2.0 की जब हम लोग पार्टिसिपेट करते हैं, इसके अंदर हमको पता चलता है कि हमारे यहाँ पे जो पीजेंट कम्युनिटी थी, ये पीजेंट कम्युनिटी ने अपना रास्ता बदल दिया है। पिछले क्लास में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की थी कि हमारे भारत के जो किसान थे ये सरकार से काफ़ी नाराज चल रहे थे, दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट एंड बिकॉज दे वर नॉट हैप्पी विद द गवर्नमेंट, ये सरकार से इतने नाराज चल रहे थे तो इन्होंने बेसिकली CDM 2.0 को सपोर्ट नहीं किया। इनफैक्ट मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया था कि भारत के अमीर किसान जो थे वो रेवेन्यू को बेसिकली कम करवाना चाहते थे और ये जो रेवेन्यू का मुद्दा था ये गांधी इरविन पैक्ट के अंदर इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया गया था। हमने पिछले क्लास में ऑलरेडी पढ़ा है कि गांधी इरविन पैक्ट के अंदर पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर डिस्कशन हुई है, उसमें ज़्यादातर राजकीय मुद्दों के ऊपर डिस्कशन ज़्यादा हुई है पर इकोनॉमिक इश्यूज के ऊपर नहीं हुई थी, इसके कारण ये लोग नाराज थे। इनफैक्ट भारत के जो पुअर पीजेंट्स थे, जो गरीब किसान थे, वो लोग तो बेसिकली रेवेन्यू भी कम करवाना चाहते थे और वो तो कहते थे कि हमसे जो रेंट लिया जा रहा है, बिकॉज हम लोग को टेनेंट बना के रख दिया गया है, हमारे से बेसिकली एक्सट्रैक्शन ऑफ रेंट किया जा रहा है बाय द गवर्नमेंट और बाय द बिग बिग लैंडलॉर्ड्स, वो भी कांग्रेस नहीं करवा रही है। एंड दिस बिकेम द बेसिस, ये एक कारण बनता है, ये एक मुद्दा बनता है जिसके कारण हमको ये पता चला कि जो भारत की शासन व्यवस्था हुआ करती थी, भारत की बेसिकली इनफैक्ट जो 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 इनफैक्ट चर्चा चल रही थी उसके कारण जो मजदूर वर्ग था, जो किसान वर्ग थी, हम लोग खास करके बात करेंगे साहब, ठीक है, वो लोग इश्यूज क्रिएट करेंगे और इसके बाद हमको पता चलता है कि कांग्रेस को जो सपोर्ट मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। तो ये सब हमने प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस किया है। इन द प्रीवियस सेशन आई हैव डिस्कस्ड ऑल दिस पॉइंट्स साहब एंड मैंने आपको ये बताया था कि क्या क्या घटनाएं होती है इस समय के दौरान, किन किन प्रकार के इंसिडेंट्स, किन किन प्रकार के घटनाओं के द्वारा बेसिकली जो पूरा का पूरा मूवमेंट है वो यहाँ पे कमज़ोर हो जाएगा। अब देखिए 1931-32 का पीरियड है, दिस द पीरियड ऑफ 1931-32 और इस पीरियड के दौरान इतनी सारी घटनाएं, इतनी सारे इवेंट्स हो रहे हैं। अब आगे क्या होगा, व्हाट नेक्स्ट, इसके बाद आगे क्या होता है उसको समझाने की कोशिश करता हूँ। CDM के अंदर बेसिकली जो पीजेंट कम्युनिटीज़ थी उसका कांग्रेस के ऊपर से विश्वास उठ गया था, इसके लिए उन्होंने कहा कि हम आपके साथ सहमत नहीं हैं। उसी तौर के ऊपर जब हम लोग CDM की बात करेंगे, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे, तो इसको सपोर्ट करने वाले जो और भी ग्रुप्स थे उसमें कौन कौन लोग थे, तो आप देखिए कि CDM को सपोर्ट करने वाले बहुत सारे लोग थे। एक तो पीजेंट्स थे साहब, ये पीजेंट्स लोग कांग्रेस से नाराज थे, मैंने आपको बताया, क्योंकि इन लोग को कांग्रेस के साथ जो सेटिस्फेक्शन होना चाहिए वो नहीं हो पाया। उसी तौर के ऊपर जब हम लोग दूसरे की बात करेंगे तो हमको इसके अंदर से दूसरे मिलेंगे, बिजनेस ग्रुप्स हमको मिल जाएंगे, जिसे बेसिकली व्यापारिक संगठन के रूप में पहचानते हैं। हम जब बिजनेस ग्रुपिंग्स की बात करते हैं, व्हेन वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ बिजनेस ग्रुपिंग्स, तो हमको यही दिख रहा है कि इवन द बिजनेस ग्रुप्स एट दैट टाइम वर नॉट हैप्पी साहब, है ना। बिजनेस ग्रुप्स जो थे, खास करके इंडिया के अंदर जो कैपिटलिस्ट ताकतें थी, इंडिया के अंदर जो इंडस्ट्रियलिस्ट ताकतें थी, उन लोग ने भी इनिशियली CDM को सपोर्ट किया। उन्होंने भी कहा कि चलो कोई बात नहीं, सविनय अवज्ञा आंदोलन अच्छा है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के द्वारा भारत के अंदर आंदोलन अच्छा हो रहा है, पर जब गांधी इरविन पैक्ट होती है तो इनको भी न्याय नहीं मिलता है। मैंने आपको बताया कि सब लोग को गांधी इरविन पैक्ट से एक ऐसी चीज़ों की सोच थी, इनको ऐसा लग रहा था कि गांधी इरविन पैक्ट भारत के लिए एक संजीवनी बूटी की तरह है, जहाँ भारत के जितने भी अलग अलग प्रकार के लोग हैं, अलग अलग सेक्शंस ऑफ पीपल है,
उन सबको कुछ ना कुछ मुक्ति मिलेगी, उनको कुछ ना कुछ एक प्रकार का एनलाइटन मिल जाएगा साहब, ठीक है ना। तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुई, व्हेन ऑल दिस सिचुएशन गॉट क्रिएटेड, तो दिस क्रिएटेड अ बिग इश्यू साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो हमने आपको बताया था कि भारत के जितने भी अलग अलग लोग हैं साहब, उसमें पीजेंट कम्युनिटी के अंदर खास करके गुजरात के पाटीदार या आपको उत्तर प्रदेश के जाट कम्युनिटी के लोग दिखेंगे, उन लोग को कांग्रेस से बहुत सारी आशा थी। उनको लग रहा था कि कांग्रेस हमारे लिए काम करेगा, क्योंकि उन लोग ने बेसिकली जो रेवेन्यू का जो पॉइंट था वो कांग्रेस ने ना उठाया, तो उन्होंने सपोर्ट नहीं किया। भारत के अंदर जो पुअर पीजेंट्स थे, पुअर पीजेंट्स की कंडीशन ये हुआ करती थी कि इन लोग को बड़े बड़े जमींदारों को रेंट देना पड़ता था, इनकी हालत बहुत खराब हो गई थी। और बेसिकली हमको पता चलता है कि कांग्रेस की जो पूरी की पूरी घटना है, कांग्रेस एक ऑर्गेनाइजेशन के रूप में हम लोग देखेंगे तो वो बेसिकली गरीब किसानों को भी न्याय नहीं दिला पाती है। तो कांग्रेस जब गरीब किसानों को न्याय नहीं दिला पाएगी, इसके कारण सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जितना जोश होना चाहिए, जब गांधी जी लंदन से वापिस आके इनफैक्ट वापिस आके जब आंदोलन करवाते हैं, तो हमको यही पता चलता है कि आपका जो आंदोलन है वो काफ़ी कमज़ोर हो गया है साहब, आपका जो मूवमेंट है उसके ऊपर प्रभाव नहीं मिल रहा है साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो दिस बिकेम अ वेरी बिग इशू। अब देखो उसके बाद एक स्टेप आगे चलते हैं कि भारत के बिजनेस क्लासेस का क्या योगदान था इस समय के दौरान, और जो बिजनेस क्लासेस हुआ करते थे उनका क्या सिग्निफिकेंस था। बिजनेस क्लास जो खास करके कैपिटलिस्ट क्लास, जिसे हम लोग पूंजीवादी ताकतें के रूप में पहचानते हैं, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे, इन्होंने क्यों सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में इनिशियली सरकार के अगेंस्ट में अपना आंदोलन चलाया, गांधी जी को सपोर्ट किया, एंड ओवर पीरियड ऑफ टाइम यही बिजनेस क्लास के लोग कहेंगे कि नो, वी आर नॉट रेडी, वी डू नॉट एग्री विद द गवर्नमेंट एंड वी आर नॉट ऑल्सो हैप्पी विद द कांग्रेस पार्टी की कांग्रेस जो है बेसिकली एट टाइम्स जो है हमारे लिए मांग नहीं कर रही और हमारे लिए जो राइट्स है वो नहीं इशू करा रही है साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो लेट अस कम बैक टू दिस पॉइंट, हमको समझने की कोशिश करते हैं कि इंडिया के बिजनेस हाउसेस की कहानी क्या है, व्हाट इज द स्टोरी ऑफ द बिजनेस हाउसेस एंड हाउ डिड दे रिलेट टू द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्या बिजनेस क्लास, बड़े बड़े उद्योगपति, भारत के अंदर जो पूंजीपति लोग थे, जो बेसिकली धंधादारी वर्ग था, जो बिजनेस करना जानता था, क्या इन लोग को किस तरह से फायदा मिलता है सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान, एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इंडिया के बिजनेस हाउसेस की डेवलपमेंट कैसे जाती है। अब देखिए कि इंडिया में बिजनेस क्लास का मतलब क्या था, व्हाट वाज द स्टोरी ऑफ बिजनेस क्लास। इंडिया में दो प्रकार के बिजनेस क्लास के लोग मिलेंगे सब आपको, एक तो मिलेंगे ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स, एक ऐसे लोग दिखेंगे जो बेसिकली व्यापारी के रूप में दिखेंगे, खास करके अगर आप देखोगे, और जो एक से छोटा मोटा व्यापार किया करते थे। दूसरे हमको दिख जाते हैं साहब मैन्युफैक्चरिंग क्लास। मैन्युफैक्चरिंग क्लास के अंदर आपको इंडस्ट्रियलिस्ट मिल जाएंगे साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो ये जो इंडस्ट्रियलिस्ट जिसे हम लोग मैन्युफैक्चरिंग क्लास के लोग कहते हैं, इनका भी अपना योगदान था। ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स देखेंगे तो इनका भी अपना योगदान था। अब आप देखने की कोशिश करिए कि इंडिया में ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स का डेवलपमेंट कैसे हुआ साहब, गेटिंग अ पॉइंट, है ना। तो हमको पता चलता है कि भारत के अंदर ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स तो जब से ईस्ट इंडिया कंपनी आती है तब से ये लोग एक्टिव हो गए थे, क्योंकि ये लोग ईस्ट इंडिया कंपनी के एजेंट के रूप में काम करते थे साहब। Why they used to work as the agent of the East India Company? Because the East India Company used to give them the commission। उनको कहती थी कि हमारा सामान जाके भारत के बाजारों में बेचिए साहब, ठीक है। तो इन लोग को पहले से ही कंपनी के समय से बेसिकली प्रॉफिट मिलने की शुरुआत हो गई थी, एंड दे आर अर्निंग गुड क्वांटिटी ऑफ प्रॉफिट एज वेल। दूसरा ये होता है कि बाय द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी की हम लोग जब बात करते हैं, तो 20वीं शताब्दी में भारत के अंदर उद्योगपतियों का और नगरों का भी निर्माण हो रहा था। ये वो पीरियड था जब इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है, और बिकॉज इंडिया में इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट काफ़ी बड़ी मात्रा में हो रहा है तो होता क्या है, व्हाट हैपनिंग साहब, ठीक है। इसी का ही परिणाम आता है, इसी का ही आउटकम आता है कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो वर्ल्ड वॉर के समय पे बहुत पैसा कमाते हैं, अब ये क्यों कमाएंगे साहब, व्हाट वाज द रीजन बिहाइंड दैट साहब, ठीक है। इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग क्लास और इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का, इसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय पे सबसे ज़्यादा फायदा मिला। अब ये क्यों मिलता है साहब, आप समझने की कोशिश करिए। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का समय है, दिस इज द पीरियड ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये वो पीरियड है जब पूरी दुनिया के अंदर डिमांड हो रही है वस्तुओं की। प्रॉब्लम ये था कि उस समय के दौरान पूरा यूरोप वहाँ आग से जल रहा था, पूरे यूरोप के अंदर वहाँ पे गोला बारूद और धुआं धुआं हो रहा था। हमने पढ़ा है और आपने भी देखा होगा, हमने पिछले क्लासेस के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की थोड़ी बहुत कहानी भी आपको बताई थी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो रहा है पूरे विश्व के अंदर, इस समय के दौरान पूरे विश्व के अंदर प्रोडक्शन अटक गया है। इंडिया एक ऐसी जगह थी जहां अभी भी प्रोडक्शन चालू था, क्योंकि इंडिया डायरेक्टली पार्टी नहीं थी वॉर के अंदर, या इंडिया के जो हम लोग कहेंगे कि घर के अंदर युद्ध नहीं हो रहा था। यूरोप में ऐसा था कि उनके घर में युद्ध हो रहा था। द वॉर वॉज टेकिंग प्लेस विद इन द कंट्री, द वॉर वॉज टेकिंग प्लेस आई वुड से इन द एरिया, और ये जो एरिया हुआ करता था वहाँ के जो लोग थे उन लोग का सब कुछ प्रोडक्शन खत्म हो गया था। तो होता यह है कि जो बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये 20वीं शताब्दी में खास करके 1900 ऑनवर्ड्स की जब हम लोग बात करेंगे,
तो भारत के अंदर काफ़ी तगड़ा पैसा बनाते हैं। क्यों पैसा बनाएंगे साहब? क्योंकि एक तो बेसिकली व्यापारी के रूप में इनको काफ़ी सारा पैसा मिला। ये लोग ब्रिटेन का सामान भारत में बेचते थे पहले, लेटर ऑन बेसिकली जब इंडिया ने मैन्युफैक्चरिंग शुरू किया तो भारत का सामान बाहर के बाजारों में बेच रहे साहब। गेटिंग अ पॉइंट, है ना? तो इंडिया में बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास का डेवलपमेंट हुआ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद साहब, ठीक है? याद रखिएगा, इंडिया में जो बिजनेस क्लास है और खास करके इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है, इसका निर्माण, इसका डेवलपमेंट 20वीं शताब्दी के अंदर ही होगा। क्यों 20th सेंचुरी के अंदर होगा? इसके पहले इंडिया का बिजनेस क्लास क्या कर रहा था? तो हमको पता चलता है कि इसके पहले इंडिया का बिजनेस क्लास उतना एक्टिव नहीं था। इसके पहले इंडिया का बिजनेस क्लास अगर आप देखें तो उतना डेवलपमेंट नहीं कर पा रहा था, क्योंकि ज़्यादातर हमारे यहाँ ब्रिटिश कंट्रोल था साहब। 20वीं शताब्दी तक आते आते इंडिया के अंदर लोकल मैन्युफैक्चरिंग का काफ़ी डेवलपमेंट हुआ, और जब लोकल मैन्युफैक्चरिंग का डेवलपमेंट हुआ तो ब्रिटिशर्स के जो पॉलिसीज थी उसके कारण उनको काफ़ी नाराज़गी थी, क्योंकि ब्रिटिशर्स इंडिया की इंडस्ट्रीज़ को कभी डेवलप नहीं करना चाहता था। शायद तक आपने एक टॉपिक पढ़ा होगा, ड्रेन ऑफ वेल्थ। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ की नीति के अंतर्गत दादा भाई नौरोजी सरकार की यही नीति की आलोचना करते हैं कि देखिए, ये भारत का कुछ भी निर्माण करने का हम लोग को अनुमति नहीं दे रहा है। द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज नॉट अलाउिंग अस टू मैन्युफैक्चर एनीथिंग फॉर अस एंड दे आर एक्सप्लॉइटिंग अस एज वेल, है ना, टू द कोर। हमको बहुत बुरी तरह से एक्सप्लॉइट भी कर रहे हैं। इनफैक्ट पहले जब ब्रिटिश रूल भारत में मजबूत हुआ 17th-18th सेंचुरी के बाद साहब, है ना, खास करके 18th एंड 19th सेंचुरी में, इस पीरियड के दौरान तो इंडिया में इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया गया था। यही प्रोसेस को हम लोग कहते हैं डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो यू माइट हैव स्टडीड इन द बुक कॉल्ड एज डी इंडस्ट्रियलाइजेशन। एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां भारत के उद्योगों को तबाह किया जाता है। एक ऐसी प्रक्रिया थी जहां भारत के जो उद्योग ग्रोथ है उसको पूरी तरह से नेस्त नाबूद करने की बात की गई है साहब, ठीक है ना? तो ये जो व्यापारी थे, जो इंडस्ट्रीज थी बेसिकली भारत में, ये जो इंडस्ट्रीज के लोग थे, इन्होंने काफ़ी सारा प्रॉफिट बनाए। ये लोग काफ़ी सारे मालदार भी हुए। इन लोग ने काफ़ी इनफैक्ट पैसा भी उठाना शुरू कर दिया 20वीं शताब्दी के अंदर। पर इनको जो जिस हिसाब से ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंदर से लाभ मिलना चाहिए वो नहीं हो रहा था साहब, ठीक है? तो होता यह है कि इंडियन बिजनेस क्लास कम्युनिटी है, इंडियन मैन्युफैक्चरर्स है, इंडियन ट्रेडर्स है, इन सबको एक चीज़ लग रही थी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट हमारे बिजनेस को एक्सपांड नहीं करने दे रही है। इनफैक्ट जब वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ उसके बाद फिर से हमारा रिप्रेशन शुरू हो जाता है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे यहाँ पे रॉलेट जैसा कानून लेके आया गया, ये रॉलेट के कानून के द्वारा भारत के राजकीय आंदोलन को इन्होंने स्टॉप करने की कोशिश की। इसी तौर के ऊपर हमको पता चलता है कि ब्रिटिश सरकार जो थी, इन्होंने भारत की इकोनॉमिक पॉलिसीज को भी वर्ल्ड वॉर के बाद बदल दिया था साहब। तो होता यह है कि इंडिया की बहुत सारे बिजनेस क्लास थे, मर्चेंट्स थे, इंडस्ट्रीज के लोग थे। ये लोग चाहते थे कि अपना व्यापार बढ़ाए, अपने इंडस्ट्रीज को और एक्सपांड कराए। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज थी, ये पॉलिसीज के अंतर्गत हमारे बिजनेस को रिस्ट्रिक्ट कर दिया जाता था। यू माइट बी अवेयर दैट द इंडियन बिजनेस वर नॉट अलाउड टू गो बियॉन्ड अ पर्टिकुलर एरिया। जैसा कि आप देखोगे तो हम लोग को एक्सपोर्ट करने की अनुमति नहीं थी। वी वर नॉट अलाउड टू एक्सपोर्ट सर्टेन गुड्स। और एक्सपोर्ट की भी जब हम लोग बात करते हैं, जब हम लोग पूरी की पूरी एक्सपोर्ट का पर्सपेक्टिव देखेंगे तो हमको यही दिख रहा है कि भारत का सामान बहुत ही भारी ड्यूटीज के साथ विदेश के बाजारों में बेचा जाता था। तो पहले तो हमको एक्सपोर्ट की भी अनुमति नहीं थी। भारत की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूरी तरह से इन्होंने तोड़ने की इसी के कारण कोशिश की थी साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना? दूसरा ये हो रहा था कि ब्रिटेन की जो सरकार है, ब्रिटेन की सरकार बहुत नालायक थी साहब, ठीक है? वो क्या करती थी, भारत के बाजार के अंतर्गत, मैं आपको थोड़ा बहुत उसका हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा कि ब्रिटिश सरकार क्या कर रही थी साहब। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को थोड़ा बहुत समझते हैं कि ये किसके साथ जुड़ा हुआ है साहब, ठीक है? तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को जब हम लोग समझते हैं तो ब्रिटिशर्स बहुत स्मार्ट थे साहब। ब्रिटिशर्स ने इंडिया के अंदर जो पॉलिसी यूज़ की थी उसे हम लोग कहते हैं यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी साहब। कौन सी पॉलिसी? यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी। ये पॉलिसी ऐसी पॉलिसीज थी जिसके अंतर्गत हमको पता चलता है कि अगर कोई भी सामान इंग्लैंड में बन के भारत के अंदर आ रहा है, कोई भी सामान इंग्लैंड में बन के भारत के अंदर आ रहा है, तो इसके ऊपर ड्यूटीज नहीं लगाई जाती थी, इसके ऊपर कोई भी प्रकार का कस्टम्स नहीं लगता था साहब। और इसको बेसिकली ड्यूटी फ्री के तरीके से इनफैक्ट पूरी तरह से ये लोग अलाउ करते थे। तो होता क्या था कि इंग्लैंड से इंडिया जब सामान बहुत बड़ी मात्रा में आएगा तो इंडिया बिकेम एन इम्पोर्टर कंट्री साहब। समझ में आया आपको, ठीक है? तो भारत बहुत सारा इम्पोर्टर बनता है और इंग्लैंड इसके कारण क्या हो रहा था साहब, एक्सपोर्टर कंट्री के रूप में एस्टेब्लिश हो चुका था। और इंग्लैंड को इसका बहुत सारा लाभ भी हो रहा था, बिकॉज इंग्लैंड जो है वो वस्तुएं यहाँ पे बना के बेसिकली इंग्लैंड के बाजारों में बेच रहा था, भारत के बाजारों में बेच रहा था। और खासियत ये थी कि इंग्लैंड से कोई भी सामान भारत में आएगा उसके ऊपर कोई भी ड्यूटीज नहीं लगेगी। अब इससे होता क्या था साहब, ठीक है? एक तो पहला फटका पड़ता है कि इंडिया एक 100% इम्पोर्टर कंट्री के रूप में कन्वर्ट हो रहा था। छोटी से छोटी चीज़ बेसिकली इंडिया के अंदर इंपोर्ट होने की ये लोग ने प्रयत्न किया। दूसरा, यहाँ का जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग था उसको डिस्करेज किया जाता था।
भारत के लोकल मैन्युफैक्चरर्स को इनफैक्ट यही प्रॉब्लम था कि भाई देखिए, आप एक तो हमारा सामान विदेश में बेचने नहीं देते हैं, ऊपर से आप देखोगे तो इंग्लैंड से जो एक्सपोर्ट होके भारत में आ रहा है, द गुड्स दैट आर कमिंग फ्रॉम इंग्लैंड एंड दैट आर बीइंग सोल्ड टू इंडिया साहब, ठीक है, उसमें आप लोकल मैन्युफैक्चरर्स को मार रहे हो। क्यों मार रहे हो साहब? क्योंकि लोकल मैन्युफैक्चरर्स को कहा गया था कि आप यहाँ से इंग्लैंड में एक्सपोर्ट नहीं कर सकते साहब, ठीक है। अगर इंडिया कोई चीज़ को एक्सपोर्ट करने की कोशिश करेगा साहब, और इंडिया कोई भी सामान को इंडिया से बेसिकली इंग्लैंड भेजने की कोशिश करेगा, तो इसके ऊपर 300% की ड्यूटीज़ लगती थी साहब। एट टाइम्स अगर आप देखोगे तो 200 300% की ड्यूटीज़ थी, और इंडिया के एक्सपोर्ट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश की जाती है बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट साहब, ठीक है ना। तो होता ये है कि इंडिया का जो भी एक्सपोर्ट था वो ब्रिटेन के इंपोर्ट के रूप में बहुत मिनिमम आपको दिखेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ब्रिटेन इंडिया से बहुत मिनिमम चीज़ें इंपोर्ट करता था, वेरएस इंडिया एकदम ब्रिटेन से बहुत सारी मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट करता है। तो ब्रिटेन को बेसिकली एक्सपोर्ट्स में बहुत फ़ायदा था साहब, हमको इंपोर्ट में बहुत सारा नुकसान था, हमारा एक्सपोर्ट हो नहीं रहा था, इसके कारण ब्रिटेन को मिनिमम इंपोर्ट के रूप में यहाँ पे फ़ायदा मिलेगा। तो आप समझिए कि ब्रिटेन को इंपोर्ट में भी फ़ायदा था, एक्सपोर्ट में भी फ़ायदा था। इंडिया का इंपोर्ट तो हो नहीं रहा था, इंडिया से मैक्सिमम चीज़ें आप देखोगे, इंडिया का एक्सपोर्ट तो हो ही नहीं रहा था, इंडिया में मैक्सिमम चीज़ें इंपोर्ट ही कराई जा रही थी साहब। तो ये जो परिस्थिति का सर्जन हुआ है, ऑल दिस सिस्टम एंड ऑल द पॉलिसीज दैट वर जनरेटेड बाय द ब्रिटिश, ये सब चीज़ें दर्शा रही है कि ब्रिटिशर्स ने किस तरह से इंडियन इकोनॉमी सिस्टम को पूरी तरह से तोड़ दिया था साहब। अब आप देखिए कि ये सिस्टम के कारण आपको क्या लगता है कि इंडिया के अंदर जो यहाँ के लोकल मैन्युफैक्चरर्स थे, यहाँ का इंडस्ट्रियल क्लास था, ये ब्रिटिश पॉलिसीज से खुश होगा साहब? ये इंडस्ट्रियल क्लास काफ़ी नाराज़ था, दे वर नॉट हैप्पी साहब, है ना। और इंडस्ट्रियल क्लास नहीं हैप्पी था तो उनको बेसिकली एक उम्मीद की आशा लगी कि चलो भाई, कांग्रेस नाम की एक पार्टी है, जो कांग्रेस भारत के अंदर बेसिकली बहुत बड़ा आंदोलन चला रही है, तो हमको कांग्रेस को सपोर्ट करना चाहिए। इनफैक्ट गांधी हैड गुड रिलेशंस विद द इंडस्ट्रियल क्लास ऑफ इंडिया। भारत के बहुत सारे जो उद्योगपति थे, नगरपति थे, उन सब के साथ गांधी का संबंध अच्छा था। इसके कारण भी ये गुडविल में आके भी इनफैक्ट कांग्रेस को सपोर्ट करेंगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो होता क्या है, व्हाट इज हैपनिंग साहब? एक तो अंग्रेज सरकार की यूनिलेटरल फ्री ट्रेड पॉलिसी, एक तरफी मुक्त व्यापार की नीति, जहां ब्रिटेन से भारत के अंदर सामान के ऊपर कोई ड्यूटीज नहीं, कोई कस्टम्स नहीं, कोई भी प्रकार के टैक्सेस नहीं, और उसके कारण बेसिकली ब्रिटेन का बहुत सारा गुड्स इंडिया के अंदर बाजारों में आएगा। अब जब ब्रिटेन का फॉरेन गुड्स इंडिया के मार्केट में आता है, आप समझने की कोशिश करिए, व्हेन द फॉरेन गुड्स ऑफ ब्रिटेन विल बी एंटरिंग इंडिया साहब, तो इससे फर्क क्या पड़ेगा साहब? यहाँ के लोकल गुड्स को इम्पैक्ट पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? यहाँ के जो स्थानिक बाजारों के अंदर वस्तुएं मिल रही है, उसका मार्केट कम होगा कि नहीं होगा? तो धीरे 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 होता यह है कि जो फॉरेन गुड्स थे वो इंडिया के मार्केट को डोमिनेट करेंगे। इससे हमारा लोकल मैन्युफैक्चरर बहुत नाराज था कि देखो, एक तो आप हमको अलाउ करते नहीं हो, और ऊपर से विदेश का सामान भारत के बाजारों के अंदर बेचा जा रहा है बहुत बुरी तरह से, और वहां पे भी हमारे लोकल गुड्स को कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है साहब, ठीक है। तो एक तो ये फटका पड़ रहा था। दूसरा, ब्रिटिशर्स इसमें एक इससे भी चालू चीज़ किया था साहब, है ना। वो जो चालू चीज़ ब्रिटिशर्स ने किया था अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए और इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए, सुनिएगा साहब, ठीक है, इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए और बेसिकली आप देखोगे ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स को बढ़ाने के लिए, वो था एक तो रूपी स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेशियो। अब आप देखिए, ये बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूँ, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंगली टू बी अंडरस्टूड साहब, ठीक है ना। तो इंडिया के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, दे वांटेड द प्रोटेक्शन अगेंस्ट द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन गुड्स। एक तो बेसिकली इनको प्रोटेक्शन चाहिए था कि ये जो विदेश से जो भी सामान आ रहा है उसके कारण इंडिया का बाजार तोड़ रहा है साहब। दूसरा, रूपी स्टर्लिंग फॉरेन एक्सचेंज रेशियो, जो बेसिकली अगर आप देखोगे तो इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स को कम करेगा, वैसा कुछ करना पड़ेगा। अब देखो, ये इंटरेस्टिंग बात आपको आज की इकोनॉमी के साथ दर्शाता हूँ। ब्रिटेन ने क्या किया था इंडिया की इकोनॉमी को तोड़ने के लिए? ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत जो दूसरा टूल था साहब, द सेकंड टूल ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का जो था, वो था आपकी करेंसी मैन्युपुलेशन। करेंसी मैन्युपुलेशन का मतलब क्या होता है दोस्तों साहब, है ना? व्हाट डू मीन बाय दैट साहब? मतलब ये होता है कि आप अर्थव्यवस्था के तहत इस तरह से इनफैक्ट जो पूरी की पूरी सिस्टम है उसको मैनिपुलेट करोगे। अब आप देखिए कि भारत के अंदर जो पैसा चलता था उसके आईएनआर के रूप में पहचानते हैं, जिसे हम लोग रूपी के रूप में पहचानते हैं। आज खैर रूपी का एक आपको सिंबल भी दिख जाएगा साहब, ठीक है। दूसरा आपको दिखेगा स्टर्लिंग साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। पाउंड स्टर्लिंग के रूप में हम लोग पहचानते हैं, जो ब्रिटेन की करेंसी हुआ करती थी। अब ब्रिटेन क्या करता था, व्हाट द ब्रिटेन यूज्ड टू डू साहब, ठीक है। ब्रिटेन ये कर रहा था कि इंडिया के अंदर अपने एक्सपोर्ट्स बढ़े साहब, और इंडिया एक इंपोर्टर कंट्री के रूप में रहे। इसके कारण उसने स्टर्लिंग को डी वैल्यू किया था। अगर आपको पता होगा
devaluation of currency is done to boost the exports of the country साहब. You might have seen in fact जब आप अपनी अर्थव्यवस्था को डीवैल्यू करते हो, जब अपनी चलन को, अपनी मुद्रा को डीवैल्यू करते हो, तो इससे क्या होगा कि जो भी मदर कंट्री होगी, जो भी होस्ट कंट्री होगी साहब, जो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, उसको बेसिकली आपको पता चलता है कि आपका एक्सपोर्ट्स है वो काफ़ी बड़ी मात्रा में बढ़ेगा साहब. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो होता यहाँ पे यही है. हियर वी फाइंड द सेम थिंग साहब. ठीक है. समवेयर इन द 1900s, व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर. हमको क्या दिख रहा है? हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ब्रिटिश अर्थव्यवस्था के तहत, ब्रिटिश पॉलिसीज के तहत, ब्रिटिशर्स ने जो यहाँ पे सिस्टम डेवलप की, उसके अंदर हमको एक चीज समझ में आ रही है कि ब्रिटिशर्स ने जो स्टर्लिंग थी, मतलब जो इनकी करेंसी हुआ करती थी, उसको डीवैल्यू कर दिया. अब जब ये लोग अपनी करेंसी को डीवैल्यू करेंगे, व्हेनेवर दे विल बी डीवैल्यूइंग द करेंसी, इसका फायदा क्या होगा? हु विल गेट द एडवांटेज? इसका अल्टीमेट एडवांटेज किसको मिलेगा साहब? इसके कारण ब्रिटिश एक्सपोर्ट्स को बहुत बूस्ट मिलता था साहब. तो ये जानबूझ के अपनी करेंसी को डीवैल्यू करती थी गवर्नमेंट जो है. बेसिकली आज की तारीख में जैसे चाइना कर रहा है, आपने अपने एग्जाम्पल के रूप में देखा होगा, तो चाइना जो है वो क्या कर रहा है? चाइना जो है बेसिकली, जिसे रेमनीबी या बेसिकली हम लोग युआन के रूप में पहचानते हैं, ये जो युआन नाम की करेंसी को क्या कर रहा है? बेसिकली वो डीवैल्यू कर रहा है. तो ब्रिटेन कहाँ, चाइना जब अपनी करेंसी को डीवैल्यू करता है इवन आज के प्रेजेंट एज के अंदर, तो हमको क्या दिख रहा है साहब? इससे उसके एक्सपोर्ट्स बढ़े कि नहीं बढ़े? और इसके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे, और जहां जहां ये अपनी चीज़ों को बेचेगा वो सस्ते में बेची जाएगी साहब. ठीक है. जब आप करेंसी को डीवैल्यू करते हो तो उसका फायदा ये होता है कि आपकी प्रोडक्ट्स चीप हो जाती है साहब. इसके पीछे लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव आपको दिखेगा. ये आप इकोनॉमी के अंदर पढ़े भी होंगे कि हाउ द डीवैल्यूएशन इज बीइंग टेकन प्लेस. और जैसे भारत के अंदर तो आरबीआई जो है ये कभी बेसिकली डीवैल्यू को प्राधान्य नहीं देगी साहब. गेटिंग माय पॉइंट है ना. तो हमको क्या पता चलता है? वी कम टू नो दैट ये जो सिचुएशन है, ये सिचुएशन के अंतर्गत वी सी दैट यहाँ जो चीप एक्सपोर्ट्स की बात की गई है, बूस्टिंग ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात की गई है, चीप करेंसी मैनिपुलेशन की बात की है, जो चाइना आज की तारीख में कर रहा है, कुछ वही चीज़ ब्रिटेन ने की थी साहब 1900s में. और इसके कारण भारत के जो मैन्युफैक्चरर्स थे, इंडिया के अंदर जो इकोनॉमिक इम्पैक्ट इसकी बहुत बड़ी पड़ेगी, क्योंकि ब्रिटेन का सामान सस्ता भी हो रहा था और इसके साथ साथ इंडिया में इंपोर्ट्स भी बहुत हो रहे थे. क्योंकि जब आप अपनी करेंसी को सस्ती कर देते हो, डीवैल्यू करते हो, एक्सपोर्ट्स आपके बढ़ेंगे, इंडिया के इंपोर्ट्स को बेसिकली और नुकसान होगा. और इंडिया जितनी चीज़ें इंपोर्ट करेगा उतना ही इंडिया से क्या होगा? ड्रेन ऑफ वेल्थ होगा साहब. ठीक है ना. तो ये सब इंटरकनेक्टेड टॉपिक है. दिस आर ऑल इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स. इनफैक्ट आप में से बहुत सारे लोगों ने ये सब चीज़ें पढ़ी भी होगी और आपको इसके बारे में पता भी होगा कि किस तरह से डीवैल्यूएशन हुआ था या किस तरह से ड्रेन ऑफ वेल्थ हुआ था. खैर, तो ये जो सिचुएशन क्रिएट हुआ, ये सिचुएशन के अंतर्गत इंडिया का जो बिजनेस ग्रुप है, इंडिया का जो मैन्युफैक्चरिंग प्लेयर है, इंडिया के अंदर जो लोकल प्रोडक्शन करने वाले लोग हैं, ये काफ़ी नाराज़ थे. इनफैक्ट इनको लग रहा था कि ब्रिटिश सरकार की जो आर्थिक नीति है उन्होंने हमको बहुत नुकसान पहुंचाया है. और इसके लिए ये लोग क्या करते हैं कि इंडिया के जितने भी इंडस्ट्रियल और बेसिकली आपके कमर्शियल हाउसेस थे, जो लोग व्यापार के साथ जुड़े हुए थे, इन्होंने बेसिकली सबसे पहले अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करने के लिए एक बॉडी बनाई जिसका नाम था इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस 1920 के अंदर. याद रखेगा, इसका नाम है IICC साहब. ठीक है. इंडियन इंडस्ट्रियल एंड कमर्शियल कांग्रेस. अब देखो, ये 1920 के अंदर होती है. 1920 अगर आपको पता होगा तो भारत में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट की शुरुआत थी. इसका ढंढेरा पीटने की शुरुआत हो रही थी साहब इसी समय के अंदर. एंड इसी के बाद थोड़े टाइम के बाद एक और बॉडी की स्थापना की जाएगी जिसका नाम है फिक्की, फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज. इनफैक्ट ये फिक्की नाम की जो बॉडी है ये आज की तारीख में भी सक्रिय है. यू माइट बी अवेयर अबाउट दिस बॉडी कॉल्ड एज फिक्की. और ये आज की तारीख में भी सरकार को और बेसिकली अब देखोगे तो गवर्नमेंट को सजेशन देती है, उनको गाइडलाइंस देती है कि आप अपनी इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह से करिए सो दैट इकोनॉमिक रिवाइवल हो और मेनली इनफैक्ट जो अर्थव्यवस्था है वो आगे बढ़ पाए. तो आपको समझ में आता होगा कि यहाँ जो सिचुएशन क्रिएट की गई है, ये सिचुएशन के बेसिस के ऊपर हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट और बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उसके बीच के पीरियड के दौरान इंडिया में इंडस्ट्रियल क्लास को बचाने के लिए काफ़ी लोगों ने प्रयत्न किया था. अब देखो, ये जो फिक्की नाम की बॉडी है उसको पता था कि ब्रिटिशर्स बहुत सारा इंपोर्ट्स करते हैं फॉरेन गुड्स का,
उनको पता था कि ब्रिटिशर्स ने रूपी टू स्टर्लिंग पॉलिसी पूरी तरह से बदल दी है, और जो एक्सचेंज रेशियो उन्होंने इस तरह से बनाया है जहां पे बेसिकली इंडिया के अंदर इंपोर्ट्स बढ़ते हैं, ब्रिटेन के एक्सपोर्ट्स बढ़ते हैं, इंडिया का मैन्युफैक्चरर, इंडिया का ट्रेडर हर एक चीज़ के अंदर सरकार के अंदर यही मांग कर रहा था, और उनका मानना था कि हमको ये आर्थिक एक्सप्लॉयटेशन, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन से मुक्ति मिलनी चाहिए साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। तो इसी के कारण हमको पता चलता है कि जब गांधी जी ने ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय गांधी, जब गांधी कहते हैं कि भाई अब हमको आंदोलन करना है, और उन्होंने भारत के अलग अलग लोगों को साथ में लाने की कोशिश की, उनको कहा कि हम लोग इकट्ठे होंगे साहब, तो इसी के अंतर्गत हमको पता चला कि बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट थे, पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे लोग थे, जीडी बिरला जैसे लोग थे। इन्होंने बेसिकली ब्रिटिश सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी उसको उन्होंने क्रिटिसाइज किया और कहा कि वी आर रेडी टू सपोर्ट द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट इनफैक्ट साहब, है ना। तो दिस इज हाउ वी कम टू नो दैट इवन द इंडस्ट्रियल क्लास, भारत के अंदर जो इंडस्ट्रियल क्लास था ये भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के साथ सहमत था। इनफैक्ट इनका मानना था कि भारत के अंदर जो अंग्रेज़ों की आर्थिक नीति रही है वो काफ़ी शोषणकारी और दमनकारी रही है, हम आपके साथ है, आप आंदोलन करिए साहब, ठीक है। अब ये इंडस्ट्रियल क्लास ने कैसे मदद की, हाउ द इंडस्ट्रियल क्लास ट्राई टू हेल्प द इंडियन नेशनल मूवमेंट साहब, है ना। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो 1930 के अंदर गांधी जी के द्वारा शुरू किया गया था उसको कैसे मदद करते हैं साहब, ठीक है। तो दो तरह से मदद करते हैं ये इंडस्ट्रियल क्लास। पहली मदद आती है जिसे हम लोग कहते हैं फाइनेंशियल असिस्टेंस। तो वी सी दैट बहुत सारे बड़े बड़े उद्योगपति थे जिन्होंने कांग्रेस को फंडिंग दिया। हमको पता चलता है कि बहुत सारे उद्योगपति थे, एट टाइम्स हमको पता चलेगा कि जो कांग्रेस को बहुत सारी ग्रांट्स देगी। साथों साथ इन्होंने डिसाइड किया कि अब हम लोग बिजनेस हाउसेस बन गए हैं, अब हम लोग कोई भी विदेशी वस्तु का व्यापार नहीं करेंगे, वी विल नॉट बाय और सेल एनी काइंड ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स। अब जैसे ही आप इम्पोर्टेड गुड्स का बहिष्कार करोगे साहब, है ना, तो उसके कारण क्या होगा कि लोकल गुड्स को ऑटोमेटिकली इसका फायदा मिलेगा, मिलेगा कि नहीं मिलेगा साहब, ठीक है ना। सो द मूवमेंट विल ट्राई टू बॉयकॉट द इम्पोर्टेड गुड्स। हम लोग जो विदेशी वस्तुओं, विदेशी चीज़ों का जब हम लोग बहिष्कार करते हैं तो ऑब्वियस है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग को फायदा होगा, लोकल गुड्स का मार्केट बनेगा, और लोकल गुड्स जो थे बेसिकली वो धीरे धीरे और डिमांड के अंदर भी होने की शक्यता होगी साहब। आप समझे आप लोग, ठीक है ना। तो ये बहुत बड़ा प्रोमिनेंट पॉइंट हमको यहाँ से दिखता है, दिस इज अ वेरी प्रोमिनेंट पॉइंट। और इस तरह से इंडिया की इंडस्ट्रियल क्लास था जो बेसिकली उद्योग वर्ग के रूप में हम लोग पहचानते हैं, इन्होंने भी अपनी तरफ से इनफैक्ट योगदान देने की कोशिश की। अब देखो इन्होंने क्यों योगदान दिया था साहब, ठीक है ना। तो इनको ये लग रहा था कि अगर हमने इसको मदद की कांग्रेस को, अगर हमने कांग्रेस को ये आंदोलन के अंदर पूरी तरह से इनफैक्ट अपना तन मन धन देके पूरी तरह से उनको ध्यान में रखा है साहब, ठीक है, तो हमको स्वराज मिल सकता है साहब, ठीक है ना। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। और स्वराज हमको कैसे दिखेगा, जब हमारा शासन आएगा तो हमारे ऊपर जो कॉलोनियल रेस्ट्रिक्शंस लगे गए हैं, अंग्रेज़ों ने हमारी इंडस्ट्रीज को तोड़ने की कोशिश की थी, अंग्रेज़ों ने हमारी अर्थव्यवस्था के तहत हमारे मैन्युफैक्चरिंग को दबाने की कोशिश की थी। खास करके यहाँ पे बेसिकली जो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी के तहत इंडिया के एक्सपोर्ट्स के ऊपर 200, 300, 400% की ड्यूटीज़ लगाई गई थी, वो सब तो टूटने की शक्यता रहेगी। इनफैक्ट इंडिया की इकोनॉमी बूम कर पाएगी और बेसिकली यहाँ पे ट्रेड एंड इंडस्ट्री बहुत अच्छी तरह से फ्लरिश कर पाएगा साहब, ठीक है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड, हमको पता चलता है कि 1930 के अंदर जब यहाँ पे अप्रैल 1930 में गांधी जी ने नमक का कानून तोड़ा, और गांधी जी ने जब दांडी के अंदर नमक का बेसिकली एक पिंच उठा के कहा कि हमको पूरे भारत के अंदर अंग्रेजों का बहिष्कार करना है, तो भारत के उद्योगपति ने भी इनफैक्ट यहाँ बड़ी मात्रा के अंदर योगदान दिया। अब आप समझने की कोशिश करिए क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग साहब, ठीक है। इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट इनिशियली कांग्रेस को सपोर्ट करते हैं, उसमें आपको पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास जैसे लोग भी दिखेंगे, बिरला जैसे लीडर्स भी आपको दिख जाएंगे साहब। बिरला ग्रुप आज की तारीख में भी एग्जिस्ट करता है, ये वही लोग थे साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, है ना। बट होता क्या है, इनके साथ भी यही हुआ। 1930 के अंदर मैंने आपको, या 1931 की जनवरी के अंदर पिछले क्लास के अंदर बताया था कि गांधी जी और इरविन के बीच में एक पैक्ट होता है जिसका नाम है दिल्ली पैक्ट। याद आया कि नहीं आया दोस्तों साहब, ठीक है ना, हमने पिछले क्लास के अंदर पढ़ा था। अगर आप दिल्ली पैक्ट, जिसे हम लोग गांधी इरविन पैक्ट के रूप में पहचानते हैं, उसके अंदर जब हमने पढ़ाई की थी तो मैंने आपको बताया था कि ये पैक्ट से काफ़ी लोग नाराज थे। क्यों नाराज थे, क्योंकि ये पैक्ट के प्रोविजंस देखिए, यू सी द प्रोविजंस ऑफ द पैक्ट। ये पैक्ट के प्रोविजंस को जब हम लोग स्टडी करते हैं तो हमको क्या मिल रहा है, व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर। हमको पता चल रहा है कि जब ये कानून पास किया गया, व्हेन दिस पैक्ट वाज पास्ड और इट वाज बेसिकली कंक्लूडेड, इसके अंदर ज़्यादातर पॉलिटिकल चीज़ों को इंक्लूड किया गया था।
इसमें इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात नहीं की गई थी जो बेसिकली गांधी जी के साथ काफ़ी लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे। इनफैक्ट इंडिया के इंडस्ट्रियलिस्ट को ये उम्मीद थी कि ये जो गांधी इरविन पैक्ट है, ये गांधी इरविन पैक्ट के बाद भारत के अंदर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स आएंगे। इन्होंने वेट किया, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास ने वेट किया, जो बिजनेस क्लास था उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, गांधी इरविन पैक्ट के बाद नहीं तो हम क्या करेंगे, वी कैन वेट टिल द सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। आपको पता होगा हमने पिछले क्लास में इसके ऊपर डिस्कस किया था कि जब 1931 के नवंबर दिसंबर महीने के अंदर गांधी जी जाते हैं लंदन, और लंदन जाके बेसिकली सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेंगे, तो हमको क्या पता चला, व्हाट डू वी गेट ओवर हियर, हमको पता चलता है कि जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर गांधी पार्टिसिपेट करेंगे, ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस तो फेल हो जाती है। और जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस फेल होगी, उसके बाद इंडिया के इंडस्ट्रियल क्लास का जो विश्वास था वो कांग्रेस के ऊपर से उठ जाता है। इनफैक्ट ये वो पीरियड है जब कांग्रेस के अंदर बहुत सारा घमासान चल रहा है, कांग्रेस में नई आइडियोलॉजीज भी आ रही है। अब देखो कांग्रेस ने गलती क्या थी साहब, ठीक है ना, आप समझने की कोशिश करिए कि यही चीज आपके सीडीएम के वीकनेसेस बन जाएंगे। द सेम थिंग विल बिकम द वीकनेस ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। क्योंकि होता क्या है कि पीजेंट्स आपसे नाराज हो गए थोड़े समय के बाद। मैंने आपको बताया कि कांग्रेस के अंदर जब ये आंदोलन चलता है, उसके बाद जो मजदूर वर्ग था, ये आपका किसान वर्ग था, ये किसान वर्ग बेसिकली इससे खुश नहीं था, क्योंकि किसान वर्ग को लग रहा था कि यार हम लोग के लिए बेसिकली कुछ काम नहीं किया है सरकार ने साहब। इनफैक्ट ये जो कांग्रेस के साथ हम लोग सी चीज़ें सोच रहे थे और हम लोग ने ऐसा सोचा था कि कांग्रेस हमको न्याय दिलाएगी, वो भी नहीं हो पाया है साहब, ठीक है। दूसरा हमको पता चलता है कि सीडीएम के अंदर इनिशियली पार्टिसिपेट करने वाला जो वर्ग था वो था आपका बिजनेस क्लास, बिजनेस हाउसेस, जो लोग बेसिकली कुछ तूफानी कर सकते थे। पर बिजनेस हाउस के जो लोग थे वो भी कांग्रेस से नाराज हो जाएंगे। वो नाराज क्यों होते हैं, क्योंकि एक तो गांधी इरविन पैक्ट के अंदर उनका कोई नामो निशान नहीं था साहब, दे वर नॉट मेंशन एनीवेयर इन द गांधी इरविन पैक्ट साहब, ठीक है। दूसरा पॉइंट हमको पता चलता है कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई तो इसके अंदर भी कोई पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन नहीं आया। ऊपर से ये जो बिजनेस हाउसेस थे, इनको डर इस बात का था कि कांग्रेस जो है उसके अंदर बहुत सारे लोग हैं जो सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं। वो किसकी तरफ जा रहे हैं, समाजवाद की तरफ जा रहे हैं साहब। और इनको ऐसा लग रहा था कि अगर कांग्रेस के कार्यकर्ता सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं तो ये तो हमारे लिए बहुत भारी है साहब, दिस माइट गो अगेंस्ट द बिजनेस इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रियल क्लास। क्योंकि भारत का जो इंडस्ट्रियल क्लास था उनका बहुत क्लियर कट मानना था, उनका एक बहुत क्लियर कट ओपिनियन था साहब कि भाई साहब हम कोई भी प्रकार की ये जो समाजवादी प्रवृत्तियां हैं और प्रैक्टिसेस है उसको तो नहीं स्वीकार सकते। क्यों, क्योंकि सोशलिज्म किसकी बात करता है, आप समझने की कोशिश करिए कि बिजनेस हाउसेस जो थे, इंडिया के जो बिजनेस क्लास था, ये बिजनेस क्लास कांग्रेस से नाराज हो रहा है, उसके पीछे का कारण है साहब, ठीक है। क्योंकि कांग्रेस के अंदर जो विचारधारा है, कांग्रेस के अंदर जो डायमेंशन उभर के है उसमें क्या दिख रहा है साहब, ठीक है। अब आपको पता होगा कि कांग्रेस एक बड़ी छतरी के रूप में थी, जहां आपको राइट विंग पॉलिटिक्स भी दिख जाएगी, जहां आपको लेफ्ट विंग पॉलिटिक्स भी दिख जाएगी, जहां आपको सेंट्रिस्ट पॉलिटिक्स भी दिख जाएगी, अलग अलग प्रकार के लोग दिखेंगे। अब इसके अंदर जब समाजवादी लोग भी आए साहब, कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा के लोग आए, और ये जो सोशलिस्ट लोग थे इनका तो बहुत क्लियर कट एजेंडा था। अब सोशलिज्म क्या कहता है, व्हाट डज द सोशलिज्म टॉक्स अबाउट, सोशलिज्म ये कहता है कि आपके जो रिसोर्सेज है, जो भी रिसोर्सेज है जिसे हम लोग मीन्स ऑफ इनकम के रूप में पहचानते हैं, सोर्स ऑफ इनकम के रूप में पहचानते हैं, ये जितने भी रिसोर्सेज है, ये आपके जितने भी मीन्स ऑफ इनकम है, ये पूर्ण रूप से बेसिकली सोसाइटी के हाथ में होने चाहिए। इट शुड बी अंडर द सोसाइटीज कंट्रोल, और हर एक समाज व्यवस्था जो है वही बेसिकली आपकी इकोनॉमी को चलना चाहिए। सारी भाषा में ये लोग इस तरह के समर्थक थे कि वी शुड हैव नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी साहब, हर एक चीज़ को राष्ट्रीयकरण के अंदर ला देना चाहिए, और इसी के आधार के ऊपर प्राइवेट प्रॉपर्टी का जो कंसेप्ट है वो नहीं रखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि बाकी सब चीज़ें जो है वो सरकार करा के आपको दे देगी साहब। गेटिंग माय पॉइंट और नॉट। अब आप देखिए कि कांग्रेस के अंदर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी है वो स्ट्रांग हो रही है, और कांग्रेस में अगर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी स्ट्रांग होगी तो कांग्रेस को जो फंडिंग देने वाले आपके बिजनेस ग्रुप थे, कांग्रेस को जो सपोर्ट करने वाले बिजनेस ग्रुप थे, जिन्होंने कहा था कि हम लोग बाइंग और सेलिंग ऑफ फॉरेन गुड्स नहीं करेंगे, वो लोग को डर लगेगा कि नहीं लगेगा
कि भाई साहब मैं तो यहाँ पे सांप को दूध पिला रहा हूँ, ये कांग्रेस तो शायद आस्तीन का नाग निकल जाएगा मेरे लिए। आज मैं इनको फंडिंग कर रहा हूँ, कल उठ के इन्होंने स्वराज गेन कर लिया, भारत को आज़ादी मिल गई, और हो सकता है कि समाजवादी ताकतें कांग्रेस के अंदर मजबूत होगी, जो यहाँ पे ये बोल रही है कि हम नेशनलाइजेशन ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे, हम रिसोर्सेज को सोसाइटी के हाथ में रखेंगे, हमारे पास जो सत्ता संपत्ति और जायदाद है वो पूरी तरह से सरकार अपने अंडर में ले लेगी। तो मतलब क्या होगा? मतलब ये होगा कि हमारा अस्तित्व खत्म हो जाएगा। बिजनेस क्लास को इनडायरेक्टली कांग्रेस के ऊपर शक होने की शुरुआत हुई थी। बिजनेस क्लास को लग रहा था कि भाई साहब इनको ज्यादा फंड नहीं करना चाहिए, कल उठ के ये सक्सेसफुल हो गए तो प्रॉब्लम होगा। दूसरा, उनकी कांग्रेस के ऊपर शंका बढ़ती क्यों है? क्योंकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो गया या गांधी इरविन पैक्ट हो गया, जहां गांधी जी ने बहुत सारे राजकीय रूप से वादे वाइसरॉय इरविन के साथ किए और इरविन को कन्विंस कराया कि आप भारत के अंदर सुधार लेके आइए और हम जो जो पॉइंट्स कह रहे हैं उन सब पॉइंट्स का सुधार लाइए साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना? बट उसके सामने अगर आप समझने की कोशिश करोगे, व्हेन यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द अदर पार्ट ऑफ दैट, व्हेन यू ट्राई टू सी द अदर साइड ऑफ द होल इवेंट, हमको क्या दिख रहा है? व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर? हमको पता चल रहा है कि उस समय के दौरान बिजनेस क्लासेस के अंदर या बेसिकली बिजनेस क्लासेस के जो लोग थे उनको कांग्रेस को लेके एक शंका चल गई थी। उनको ये लग रहा था यार कांग्रेस हमारे लिए नहीं बनी है, कांग्रेस बेसिकली दूसरे लोगों का भला बहुत करेगी। अब देखिए कि कांग्रेस बाहर से ये दिखा रही है कि हम तुम्हारे भाई है, तुम चिंता मत करो। बिजनेस क्लास भी बाहर से दिखा रहा है कि हम तुम्हारे भाई है, तुम चिंता मत करो। पर अंदरूनी रूप से ये लोग थोड़े 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 कांग्रेस से अलग हो रहे थे, कांग्रेस से विखुट हो रहे थे, कांग्रेस के साथ इनका जो नाता है अब थोड़ा कमजोर हो रहा था। पर बाहर क्या दिख रहा था कि बिजनेस क्लास के लोग हैं, ये सब कांग्रेस के साथी लोग हैं, कांग्रेस इनको लेके काफी चर्चा में है और कांग्रेस ने हर एक चीज बताई है। अब बाहर ऐसा अगर इमेज बन रहा है, अगर आउटसाइड इमेज ऐसी उभर के आ रही है और आउटसाइड इमेज के अंदर ये बातें की जाती है कि भाई जो बिजनेस क्लासेस है ये कांग्रेस के समर्थक है, तो कांग्रेस के अंदर क्या आपको लगता है कि लेबर लोग सपोर्ट करेंगे साहब? क्योंकि लेबर मूवमेंट के जो समर्थक थे उन लोगों को तो अपने बिजनेस क्लास के साथ सबसे बड़ा प्रॉब्लम था। इन्होंने बेसिकली छोटे मोटे ट्रेड यूनियंस बनाए थे पूरे भारत के अंदर। ये ट्रेड यूनियंस बनाने का इंटेंशन क्या था? उनका इंटेंशन यही था कि हम जो फैक्ट्रीज के अंदर काम कर रहे हैं, जो उद्योगपति यहाँ पे कांग्रेस को फंडिंग कर रहे हैं, वही लोगों की फैक्ट्री में हम लोग काम कर रहे हैं और हमारा तो शोषण हो रहा है क्योंकि हमको सैलरी नहीं मिलती है, हमारी जो कंडीशन है बेसिकली वो खराब है, हमारी जो वर्क कंडीशन है वो बहुत ही घटिया प्रकार की हो गई है साहब, हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। और ये सब कंडीशन के अंदर हम लोग देखते हैं कि कांग्रेस ने एक साइड के ऊपर बिजनेस क्लासेस का सपोर्ट गेन करने की कोशिश की, बिजनेस क्लासेस ने इनडायरेक्टली कांग्रेस को मदद भी की और उनको फाइनेंशियली से लेके इकोनॉमिक पॉइंट्स के ऊपर उनको हाईलाइट कराया। पर बिजनेस क्लास को लग रहा था कि कांग्रेस अपनी नहीं है। इनफैक्ट कांग्रेस के लीडर्स के अंदर जब समाजवाद की पॉपुलैरिटी ज़्यादा स्ट्रांग होती है तो बिजनेस क्लास उससे दूर चला जाएगा। अब कांग्रेस ना घर की रहेगी ना घाट की रहेगी। आप समझने की कोशिश करिए, कांग्रेस के सोशल बेस कौन थे? किसान उनसे नाराज हो गए थे क्योंकि किसान को लग रहा था कि कांग्रेस हमारी बात नहीं उठा रही है। खास करके रिच पीजेंट्स जिनके साथ ऐसा हुआ कि कांग्रेस ने रेवेन्यू कम नहीं करवाया, गरीब किसान जिसे हम लोग रेवेन्यू और रेंट दोनों उन लोग को देना होता था, उनको टेनेंट के रूप में भाड़ा भी देना होता है, उनको जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसके ऊपर रेवेन्यू भी देना होता, उनका भी शोषण हो रहा है क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस अमीर किसानों की दोस्त है, कांग्रेस गरीब किसानों की दोस्त नहीं है। यहाँ मजदूर वर्ग को लग रहा था कि कांग्रेस उद्योगपतियों की दोस्त है, कांग्रेस बड़े बड़े इनफैक्ट जो इंडस्ट्रीज के मालिक है उनके साथ अच्छा संबंध रखता है। इंडस्ट्रीज के मालिकों को लग रहा था कि कांग्रेस के अंदर समाजवादी विचारधारा वाले ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हैं और ये समाजवादी विचारधारा हमारे अगेंस्ट में है क्योंकि सोशलिज्म हमेशा कैपिटलिज्म के अगेंस्ट में रहता है साहब। आपको भी पता होगा कि जो पूंजीवादी ताकतें होती है वो कभी भी बेसिकली सोशलिज्म को सपोर्ट नहीं करेगी। वो कहेगी कि भाई एवरीथिंग शुड बी अंडर द प्राइवेट कंट्रोल। सोशलिज्म कहता है कि नो, एवरीथिंग शुड बी अंडर द गवर्नमेंट कंट्रोल। तो आप देखोगे तो कांग्रेस की हालत बीच की हो गई थी, ना घर का रहा था ना घाट का रहा था साहब। ठीक है, तो जो जो लोग कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, धीरे 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 इन्होंने सपोर्ट बेस छीन लिया। धीरे धीरे उन्होंने उनसे बेसिकली सपोर्ट बेस खिसका लिया। कहा कि भाई नहीं, इनको नहीं करना सपोर्ट,
इनको करेंगे तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा, समझे कि नहीं समझे। सो दिस इज द बेसिस बिहाइंड अंडरस्टैंडिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। आप सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को मूवमेंट के रूप में मत देखिए, इससे हमको समझ में आता है कि किन किन लोगों ने पार्टिसिपेशन किया था और किन किन लोगों ने बेसिकली सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंतर्गत अपना नया डायमेंशन देने की कोशिश की है। तो इंडिया का जो बिजनेस क्लास था, जो 1930 में काफी सक्रिय हुआ था, इंडिया का जो बिजनेस क्लास था, जो 1930 के बाद बड़ा आंदोलन में भागीदार भी रह सकता था, उनको राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के बाद उनकी जो पूरी की पूरी एंथुजियाज्म है वो डाउन चली जाती है। क्यों डाउन गई, मैंने आपको कारण बताया कि क्या सिचुएशन उस टाइम पे क्रिएट होती है। इनफैक्ट इनको 2-3 लोगों से डर लग रहा था। पहला तो कांग्रेस एट टाइम्स आप देखोगे तो काफी सारे क्रांतिकारियों को इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही थी, और क्रांतिकारियों को सपोर्ट जब करते हैं तो बहुत सारी हिंसा होती है, हड़ताल होती है, स्ट्राइक्स के ऊपर आते हैं। उससे उनको एक डर ये लग रहा था यार कांग्रेस अराजकता की तरफ देश को लेके जाएगी, और अगर कांग्रेस अराजकता की तरफ देश को लेके जाएगी तो मतलब ये है कि हमारा जो बिजनेस है वो ठप हो जाएगा, क्योंकि जब जब हड़तालें होगी, जब तक लॉ एंड ऑर्डर का प्रश्न आएगा, तब तो ऑब्वियस है कि बेसिकली आप बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाओगे। बिजनेस को एक्सपांड नहीं कर पाओगे तो मतलब ये होगा कि साहब आपकी जो प्रॉफिट्स है उसमें नुकसान होगा। तो ये लोग कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि लॉन्ग टर्म के लिए भारत में आंदोलन चलता रहे। तो बेसिकली दे वर वरीड अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ द बिजनेस। इन लोग को डर था कि भारत में बिजनेस का डिसरप्शन होगा, इसके लिए हम लोग को अभी स्टॉप कर देना है साहब। गेटिंग माय पॉइंट है ना। सो दे वर वरीड अबाउट दिस पॉइंट, दे वर वरीड अबाउट द स्प्रेड ऑफ द मिलिटेंट एक्टिविटी साहब, ठीक है। दूसरा ये था कि उस टाइम पे कांग्रेस के अंदर समाजवाद का धुन बहुत चल गई थी। इतने लोगों ने जो बेसिकली कांग्रेस के अंदर समाजवाद की पिपुड़ी बजाई थी, जिसके कारण इनफैक्ट हमको ये पता चलता है कि बहुत बड़ी मात्रा में समाजवाद की तरफ कांग्रेस के लीडर्स जा रहे थे। इनफैक्ट अगर आपको जानकारी होगी तो 1930 के दशक की बात है, और इस दशक में ड्यूरिंग दिस मूवमेंट ओनली, ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली, इनफैक्ट कांग्रेस के अंदर सोशलिज्म की आइडियोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो रही है साहब। लेटर ऑन 1934 तक आते आते आपकी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की भी स्थापना होगी, उसको कभी बाद में बात करेंगे। ये सब पॉइंट्स को हम लोग प्लस के ऊपर भी डिस्कस करेंगे, बट यहाँ आपको सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट का एक पर्सपेक्टिव दे रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करें साहब, ठीक है ना। तो होता यह है कि कांग्रेस के जो यंग मेंबर्स थे वो भी काफी सारे बेसिकली सोशलिज्म की तरफ जा रहे हैं, एंड दिस बिकेम द बेसिस कि आपके जो बिजनेस ग्रुप्स थे, कांग्रेस को सबसे मेन फंडिंग करने वाले लोग तो धीरे धीरे खिसक गए। तो होता क्या है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर आपका जो सोशल बेस है, आपको मदद करने वाले जो लोग हैं, वो लोग बेसिकली उससे अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये वो लोग थे जो बेसिकली कैपिटलिस्ट फोर्स को ज़्यादा सपोर्ट करते थे। ये कैपिटलिज्म के प्रोपाउंडर्स थे, और कांग्रेस ने जब मूवमेंट बहुत लंबा चलाया था तो इसके कारण आपकी बिजनेस एक्टिविटीज़ बहुत हर्ट होती थी। बिजनेस एक्टिविटी जब हर्ट होती है तो मैंने आपको बताया कि आपके प्रॉफिट को भी बहुत नुकसान होगा। ये सब चीज़ें आपके बिजनेस ग्रुपिंग्स नहीं चलाते थे साहब, गेटिंग माय पॉइंट। तो बिजनेस ग्रुपिंग्स नहीं चलाने के कारण हमको क्या मिल रहा है कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला तो आपके उद्योगपतियों ने भी बेसिकली उसको धीरे धीरे करके उसकी हवा निकाल दी। कहा कि भाई हम आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, तुम तुम्हारे रास्ते जाओ, हम हमारे रास्ते चलते हैं, ठीक है। एक साइड के ऊपर आपके बिजनेस ग्रुपिंग साथ में नहीं आए, एक साइड के ऊपर आपके पीजेंट्स जो थे वो साथ में नहीं आए। अब यही चीज़ वर्कर्स के साथ होगी साहब, है ना। कांग्रेस ने बेसिकली मजदूरों के लिए बहुत काम किया। कांग्रेस ने भारत के अंदर जो वर्कर्स थे उनके लिए काफ़ी काम किया, उनके मुद्दे भी उठाए, पर अब वर्कर लोग भी कांग्रेस से नाराज थे। द वर्कर कम्युनिटी वॉज ऑल्सो अगेंस्ट द कांग्रेस। वाई? बिकॉज कांग्रेस की इंप्रेशन क्या पड़ गई थी? वट वॉज द इंप्रेशन ऑफ कांग्रेस? कांग्रेस की इंप्रेशन ये पड़ गई थी कि भाई कांग्रेस नाम की जो पार्टी है, कांग्रेस नाम की जो पार्टी है वो बेसिकली किसके साथ बात कर रही है? कांग्रेस बिजनेस ग्रुप्स के साथ बहुत अच्छा काम कर रही है, और कांग्रेस बेसिकली इनफैक्ट बिजनेस ग्रुप्स की ही अच्छी मित्र है साहब। तो जब भारत के मजदूर लोग थे, भारत का जो लेबर क्लास था, उन लोग को लग रहा था कि यार कि कांग्रेस हमारे लिए नहीं काम करेगी, कांग्रेस इनफैक्ट इनकी मित्र ज्यादा है। तो इन्होंने जो ट्रेड यूनियंस बनाए, इन्होंने वेजेस की बात की, इन्होंने वर्क कंडीशन की बात की, इन्होंने एक्सप्लॉयटेशन की बात की, उसके ऊपर कांग्रेस ने ज्यादातर कोई पॉलिटिकली करेक्ट या इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के डिसीजन सरकार से नहीं ले पाई। अब आप देखिए कि 1930 के दशक में या 1931 के अंदर जब गांधी इरविन पैक्ट हुई, व्हेन द गांधी इरविन पैक्ट टुक प्लेस, ये गांधी इरविन पैक्ट के अंदर भी हमको यही दिख रहा है कि कांग्रेस के समर्थक जो मजदूर लोग थे उन लोगों को लॉलीपॉप मिल जाता है। लॉलीपॉप क्यों मिलता है? क्योंकि उन्होंने सोचा था कि हमको कुछ मिलेगा साहब। लेटर ऑन 1931 के अंदर ही जब सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस होती है,
व्हेन द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस टुक प्लेस। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर भी हमको यही दिखा और यही समझ में आया कि ये जो ट्रेड यूनियंस के लोग हैं इनको कुछ नहीं मिलेगा, इंडिया के लेबर मूवमेंट के जो समर्थक थे इनको कुछ नहीं मिल रहा था साहब। तो दिस बिकेम द बेसिस, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा चला कि जब सीडीएम हुआ भी सही, सीडीएम में पार्टिसिपेशन ऑफ पीपल विल ऑल्सो टेक प्लेस साहब, बट हमको क्या मिल रहा है कि इंडस्ट्रियल वर्किंग क्लास जो है उन्होंने सीडीएम के अंदर बहुत बड़ी मात्रा में पार्टिसिपेट नहीं किया लार्ज नंबर्स के अंदर, क्योंकि उनको लग रहा था कि कांग्रेस हमारे मालिकों की दोस्त है और कांग्रेस अगर हमारे मालिक को समर्थन करती है, हमारे बिजनेस ग्रुप्स के फ्रेंड्स बन के बैठी है, तो हमको यहाँ पार्टिसिपेट करने से कोई मतलब नहीं है साहब। गेटिंग माय पॉइंट। खाली एक ही रीजन में पार्टिसिपेशन होगा, वो है नागपुर के अंदर। ये याद रखेगा, दिस कैन बी अ फैक्ट, और ये आपके लिए क्वेश्चन बन सकता है प्रीलिम्स के अंदर साहब, कि सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में कहाँ पे एक्सेप्शन था साहब। अब देखिए, मैं आपको थोड़ा बहुत एक्सेप्शन को भी समझा देता हूँ। एक्सेप्शन इसके लिए समझना ज़रूरी है क्योंकि इसके बेसिस के ऊपर ही आपको हर एक आंदोलन दिखेगा, हर एक आंदोलन का पूरा क्रक्स समझ में आएगा साहब, ठीक है। तो हम जब जब एक्सेप्शन की बात करते हैं तो हमको यहाँ पता चल रहा है कि व्हेन द सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट टुक प्लेस इन लार्ज नंबर्स, ज़्यादातर मजदूरों ने पार्टिसिपेट नहीं ही किया था, पर नागपुर के अंदर पार्टिसिपेशन हमको मिलेगा साहब। गेटिंग माय पॉइंट, ठीक है। अब क्यों मजदूर पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, तो मैंने आपको बताया, बिकॉज द इंडस्ट्रियलिस्ट केम क्लोजर टू द कांग्रेस। उद्योगपति थे वो कांग्रेस के करीब आ रहे थे। वर्कर्स ने कहा कि अगर आप इनके करीब जा रहे हो तो हम कांग्रेस के मित्र कैसे बन सकते हैं, आप तो हमारे सेठ के मित्र हो, हम आपके थोड़ी मित्र हो सकते हैं। आप उनके हितों की रक्षा करोगे, आप हमारे हितों की रक्षा थोड़ी करोगे। आप जो इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने जा रहे हो उसमें बड़े बड़े मिल मालिक आएंगे, उसमें टेक्सटाइल के कंपनीज के ओनर्स आएंगे, उसमें मैन्युफैक्चरर्स आएंगे, हम तो गरीब मजदूर हैं, हमारा कौन सुनेगा साहब। समझे कि नहीं समझे? गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी, हमको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर पता चल रहा है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान इनफैक्ट वर्कर्स का जो इनफैक्ट पार्टिसिपेशन था, वो वर्कर्स का पार्टिसिपेशन आपको लिमिटेड दिखेगा साहब, ठीक है। अब ऐसा भी नहीं था कि पूरी तरह से आपको खत्म मिल जाएगा, मतलब पार्टिसिपेशन पूरी तरह से नील हो जाएगा, कोई कहीं पे होगा ही नहीं, वैसा भी नहीं था साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो वी सी दैट सम वर्कर्स डिड पार्टिसिपेट, है ना, कुछ कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया। एडप्टिंग द आइडियाज ऑफ गांधीयन प्रोग्राम, मैंने आपको बताया कि गांधी जी के विचार के साथ मोटिवेटेड होके, लाइक द बॉयकॉट ऑफ द फॉरेन गुड्स एज अ पार्ट ऑफ देयर ओन मूवमेंट्स अगेंस्ट द लो वेजेस एंड पुअर वर्किंग कंडीशंस। तो इन्होंने क्या किया कि इनके दो तीन इश्यूज चल रहे थे। एक तो इनकी सैलरी का इशू चल रहा था, वेजेस बहुत लो हुआ करते थे, तो ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसको बढ़ाओ साहब। देवर प्रोटेस्टिंग कि इसके वेजेस हाई कर दिए जाए। दूसरी इनकी वर्क कंडीशंस, मैंने आपको बताया अब वर्क कंडीशंस कितनी खराब हुआ करती थी साहब, ठीक है ना। इनको 14-14 घंटे काम करना पड़ता था, इनको को ना ही कोई सिक लीव मिलती थी, ना ही इनको, अगर आप समझने की कोशिश करिए तो छुट्टी मिल पाती है छोटी मोटी केसेस के अंदर साहब, है ना। तो इनकी वर्क कंडीशंस भी खराब थी, इनकी जो हालत बहुत खराब हो रही है साहब। गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, हमको एक चीज़ पता चल रही है कि वर्कर्स ने पार्टिसिपेट किया, बेसिकली जो गांधीयन प्रोग्राम के साथ उन्होंने बॉयकॉट की चीज़ों को इंक्लूड किया और अपना जो आंदोलन चला रहे थे उसके साथ उन्होंने किया। बेसिकली हमको दो तीन जगह पे पता चलता है। एक तो रेलवे की स्ट्राइक होती है 1930 में, मैंने आपको पिछले क्लास के अंदर बताया भी था कि रेलवे की स्ट्राइक बहुत प्रोमिनेंट होती है। इनफैक्ट 1920s के अंदर भी हमने देखा था कि इंडिया के प्लांटेशन इंडस्ट्री के अंदर भी बेसिकली स्ट्राइक होगी, जो मजदूर लोग स्ट्राइक करेंगे, और जब ट्रेन से वापस जा रहे थे तो हड़ताल हो गई थी रेलवे मजदूरों की, इसके लिए रेलवे नहीं चल पाई। दूसरे डॉक वर्कर्स, इनफैक्ट भारत के अंदर आपको ये जो पोर्ट हुआ करते थे, आपके हार्बर के एरिया है, जैसे बॉम्बे हो गया, कलकत्ता हो गया, मद्रास हो गया, है ना, कराची हो गया, वहाँ पे जो काम करने वाले मजदूर थे उन्होंने भी स्ट्राइक कर दिया। उन्होंने भी कहा कि हम आपके साथ असहकार करोगे। अब देखो, रेलवे स्ट्राइक करेगी तो क्या इम्पैक्ट होगा, व्हाट विल द इम्पैक्ट ऑफ द रेलवे स्ट्राइक। रेलवे स्ट्राइक का सबसे बड़ा इम्पैक्ट ये होता है दोस्तों कि रेलवे की स्ट्राइक के बाद इनफैक्ट आपकी पूरी की पूरी अराजक अर्थव्यवस्था रुक जाएगी। द होल इकोनॉमी विल बी स्टॉप्ड वंस द रेलवे स्ट्राइक टेक्स प्लेस। व्हाई? क्योंकि रेलवे आर मोस्ट प्रोमिनेंट, आई वुड से सप्लाई रूट और कनेक्टिंग के लिए सबसे ज़्यादा यही आपके लिए महत्व होता है। और जब रेलवेज के हड़ताल होती है तो आपके सप्लाई रूट रुक जाएंगे, आपकी बेसिकली कनेक्टिविटी पूरी तरह से टूट जाएगी और ब्रिटिश इकोनॉमी को बहुत इम्पैक्ट होगा।
डॉक वर्कर्स जो वहाँ बंदरगाहों के ऊपर काम करते थे, कराची के बंदर के ऊपर काम करते थे, या बॉम्बे के ऊपर काम करते थे, या कलकत्ता के ऊपर काम करते थे, मद्रास के ऊपर काम कर रहे थे, वो लोग जब स्ट्राइक करेंगे तो ब्रिटेन का सामान बोट से उतारेगा कौन? Who will basically eventually I would say deboard the materials and the goods that were coming from Britain and other parts of the world साहब, है ना? तो इससे बहुत इकोनॉमिक लॉस होने की आपको शुरुआत मिलेगी। खैर ठीक है, तो वी सी दैट 1930s के अंदर बहुत बड़ी मात्रा के अंदर विद्रोह भी हुआ, बहुत सारे वर्कर्स ने पार्टिसिपेट भी किया इसमें। छोटा नागपुर के अंदर आपके जो टिन के माइंस के अंदर काम करने वाले लोग थे, क्योंकि छोटा नागपुर प्लेटू अगर आपको पता ही होगा कि एक वो रीजन है जहाँ पर रिसोर्सेज हमको बहुत बड़ी मात्रा के अंदर मिलते हैं। तो उन लोगों ने भी बेसिकली गांधी की टोपी पहन के रिलीज की, बॉयकॉट कैंपेन्स चलाए और सरकार के सामने आंदोलन भी किया साहब, ठीक है ना? बट हमको एक चीज़ पता चल रही है कि कांग्रेस जो थी वो वर्कर्स को जो भी हाईलाइट मिलना चाहिए, वर्कर की जो डिमांड होनी चाहिए, उसको लेके रिलेक्टेंट रहती है साहब। और इसके कारण हमको ये पता चला कि ये जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट था, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान वर्कर्स की जो न्याय मिलने की बात है, जो मजदूर वर्ग की न्याय मिलने की बात है, वो नहीं हो पाता है। इनफैक्ट कांग्रेस को ये लग रहा था कि अगर हमने मजदूरों को सपोर्ट कर दिया तो यहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट क्लास है वो लोग हमसे नाराज़ हो जाएंगे, और जो एंटी इंपीरियल फोर्सेस जो है वो टूट जाएगी साहब। क्योंकि इनका महत्व ऐसा था कांग्रेस का कि भारत में आज़ादी का आंदोलन मजदूर नहीं लड़ रहे हैं, आज़ादी का आंदोलन आपके उद्योगपति लड़ रहे हैं, क्योंकि वो हमको फंडिंग कर रहे हैं। और वो लोगों ने ब्रिटिश सरकार के सामने जो पॉलिसीज़ है उसको लेके काफ़ी आंदोलन चलाए थे साहब, ठीक है। वर्कर्स जो थे वो तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर काम करने वाले थे, और इंडस्ट्रीज़ के ओनर्स तो इंडियंस ही थे। तो कांग्रेस का मानना था कि इंडियन इंडस्ट्रीज़ के ओनर के सामने हमको आंदोलन नहीं चलाना चाहिए, इससे ये लोग नाराज़ हो जाएंगे। तो मजदूरों को उन्होंने ज़्यादा न्याय नहीं दिया साहब, ठीक है। तो ये सब कंडीशन हमको पता चलती है कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के दौरान हमको काफ़ी सारा जो पार्टिसिपेशन है, और जो हम लोग सोशल बेस की बात करते हैं, जिसे हम लोग सामाजिक आधार के रूप में पहचानते हैं, ये सामाजिक आधार सविनय अवज्ञा आंदोलन का काफ़ी कमज़ोर रहता है। और जब इसका सोशल बेस आपका कमज़ोर होगा तो होता क्या है, व्हाट हैपन साहब, इसमें पार्टिसिपेशन बहुत लोगों का नहीं दिखेगा साहब, ठीक है ना। तो पीजेंट का पार्टिसिपेशन धीरे धीरे कम हो गया, मजदूरों का पार्टिसिपेशन कम हो गया, वर्कर क्लास का पार्टिसिपेशन कम हो गया। इसमें एक चीज़ पॉजिटिव रही थी, वो थी वुमेन के पार्टिसिपेशन की साहब, है ना, स्त्रियों के योगदान की साहब। सविनय कानून भंग के दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक चीज़ हमको बहुत पॉजिटिव दिखती है, वो है कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन टू द नेशनल मूवमेंट। एंड मेनली हमको पता चलता है कि जो स्त्री थी, वो स्त्रियों का योगदान हमको बहुत दिखेगा। अब देखिए वुमेन का पार्टिसिपेशन क्यों हमको पहले दिखता है साहब, इसके पहले के आंदोलन देखिए। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड द मूवमेंट बिफोर 1915, 1930, 1930 के पहले साहब, ठीक है। अब ये जितने भी आंदोलन देखोगे, यू ट्राई टू सी ऑल दिस मूवमेंट साहब, है ना, ये सब के सब मूवमेंट्स को आप समझने की कोशिश करिए साहब, ठीक है। इन सब के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको बहुत लिमिटेड दिखेगा। अब क्यों लिमिटेड मूवमेंट दिखेगा साहब, क्योंकि 1915 में जब गांधी आए तब तो आपको ज़्यादा पार्टिसिपेशन दिखता नहीं है। अब तो छोटे छोटे आंदोलन चल रहे थे, छोटे छोटे सत्याग्रह चल रहे थे। होता यह है कि लिमिटेड पार्टिसिपेशन 1920 तक था, 1920s के बाद इनका पार्टिसिपेशन बढ़ेगा साहब। यू विल सी एक्सपांशन ऑफ द सोशल बेस, और जब सोशल बेस का एक्सपांशन हुआ तो इसमें स्त्रियों की भागीदारी भी बढ़ती है नेशनल मूवमेंट में। अब ये क्यों होता है, वाई दिस थिंग, 1920s के पहले और 1920s के बाद क्यों चेंज होता है साहब, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट साहब, ठीक है। अब आप समझने की कोशिश करिए कि 1920 का दशक, दिस इज द पीरियड ऑफ 1920s, ये पीरियड के दौरान अर्थव्यवस्था, राज्य व्यवस्था पूरी तरह से टूट रही है, या पूरी एक नए फॉर्म के अंदर डेवलप हो रही है। अब क्या हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग, उसको समझाता हूँ। 1920s के पहले जो ग्रुप्स थे, ये ग्रुप्स बेसिकली अनऑर्गेनाइज्ड वे के अंदर प्रोटेस्ट कर रहे थे। दे वर प्रोटेस्टिंग इन अ वेरी अनऑर्गेनाइज्ड वे, एंड बिकॉज दे वर प्रोटेस्टिंग इन अनऑर्गेनाइज्ड वे, एक तो बहुत सारा लोग जुड़ते नहीं है साहब, गेटिंग अ पॉइंट और नॉट, है ना। तो अलग अलग ग्रुप्स थे, मॉडरेट्स थे, आपके रिवॉल्यूशनरीज थे, आपके यहाँ पे एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप हुआ करता था कांग्रेस का, पर उनकी ज़्यादा तालमेल नहीं बैठ रहा था, उनके बीच में जो होना चाहिए जिस हिसाब से सिस्टम, वो नहीं बैठ पा रही थी साहब। सबसे पहली तो वीकनेस ही हो गई। दूसरा 1920s के अंदर क्या दिख रहा है, व्हाट डू वी फाइंड इन द 1920s, 1920 के दशक के अंदर हमको समझ में आ रहा है कि ये वो पीरियड है
जब आपके यहाँ पे आंदोलन की हम लोग ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखते हैं तो हमको ये भी समझ में आ रहा है कि जो आंदोलनकारी लोग थे, जो मूवमेंट के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले लोग थे साहब, उन लोगों को क्लियर कट गोल नहीं पता था। उनको गोल नहीं पता था कि हम क्या करने वाले हैं साहब। तीसरा पॉइंट हमको ये भी पता चल रहा है, या चौथा पॉइंट हमको ये भी पता चल रहा है कि जो मेथड ऑफ प्रोटेस्ट था वो सबके लिए बेसिकली एग्री नहीं था, खास करके वुमेन के लिए। क्योंकि इस समय के दौरान एट टाइम्स थोड़ा बहुत मिलिटेंट प्रोटेस्ट हो जाता था, थोड़ा बहुत एक्सट्रीमिस्ट वे के अंदर प्रोटेस्ट होता था। और जब एक्सट्रीमिस्ट वे के अंदर प्रोटेस्ट होता है तो क्या होगा, व्हाट विल हैपन साहब, है ना। तो एक्सट्रीमिस्ट वे के अंदर प्रोटेस्ट होने के कारण जो आपका आंदोलन की दिशा होनी चाहिए, जो आपके आंदोलन की एक डायरेक्शन होनी चाहिए, वो आपको नहीं मिलेगी साहब, है ना। तो 1920s के अर्लियर पीरियड में ये बहुत दिखेगा साहब, ठीक है। अब 1920 तक आते आते कौन आ गए साहब, गांधी आए साहब, है ना। तो गांधी जब आए तो गांधी जी ने आके एक तो सबको यूनाइटेड किया, जितने भी ग्रुप्स हुआ करते थे कांग्रेस के बाहर कांग्रेस के अंदर, सबको यूनिफाई किया साहब। तो गांधी जी स्टार्टेड द यूनिफाइंग मूवमेंट ऑफ द कांग्रेस लीडर्स की चलो सब इकट्ठे हो जाते हैं साहब, ठीक है ना। दूसरा, गांधी जी ने गोल क्लियर कर दिया और कहा कि भाई हमारा गोल क्या है, हमारा गोल स्वराज का गोल है साहब। और उसके बाद आप देखोगे तो हमने पढ़ा अभी पूर्ण स्वराज का गोल की तरफ चले गया कांग्रेस 1929 के अंदर। तो अब स्त्रियों को पता था कि कैसे करना है साहब, गेटिंग पॉइंट। तीसरा क्या था कि इस समय तक सोसाइटी में एनलाइटनमेंट आ चुका था, भारत का समाज अब जागरूक हो चुका था। 1920 के पहले उस टाइम के अंदर जागृति नहीं थी, अवेयरनेस नहीं थी। लोग धीरे धीरे अभी समझ रहे थे कि ब्रिटिश रूल कैसा है, ब्रिटिश रूल भारत के लिए किस तरह से काम कर रहा है, ब्रिटिशर्स किस तरह से हमारे लिए हानिकारक है साहब, है ना। एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इनटू दिस होल पॉइंट साहब, समझे कि नहीं समझे, है ना। तो व्हाट डू वी सी ओवर हियर, हमको पता चल रहा है कि जो ब्रिटेन की शासन पद्धति है उसको लेके अब भारतीय समाज जागरूक हो चुका है। भारतीय समाज के अंदर एनलाइटनमेंट आ रहा है, भारतीय समाज को पता चल रहा है कि क्या सही और क्या गलत है, व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग। इनफैक्ट ये वो पीरियड है जब गांधी ने मेथड ऑफ प्रोटेस्ट पूरी तरह से बदल दिया था साहब। अब देखिए मेथड ऑफ प्रोटेस्ट गांधी जी का क्या हुआ करता था साहब, समझे कि नहीं समझे। सत्याग्रह हुआ करता था, और सत्याग्रह कैसे करना था गांधी जी ने कैसे बताया था, अगर आप याद करोगे तो 1920 के बाद वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ा। उसके पीछे का एक मुख्य आयाम जो था 1920s के बाद वी सी द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन, और इनफैक्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। उसके पीछे 2-3 मुख्य आयाम दिखेंगे, यू विल फाइंड 2-3 फंडामेंटल आउटकम्स बिहाइंड दैट। वो क्या क्या थे आप समझने की कोशिश करोगे। तो पहला हमको आयाम दिख रहा है 1920s में पार्टिसिपेशन वुमेन के पीछे, अब देखो तो वो था आपका सिंपल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट। और सिंपल मेथड ऑफ प्रोटेस्ट का कारण अगर आप देखिए तो वो था सत्याग्रह साहब, और इसके कारण ही स्त्रियों का योगदान बहुत बढ़ता है। अब देखिए सत्याग्रह से स्त्री क्यों बाहर आएगी, घर के बाहर क्यों निकलेगी, क्यों आंदोलन में भागीदारी लेगी साहब। 1920s के पहले देखोगे तो एक्सट्रीम प्रोटेस्ट होते थे एट टाइम साहब, हिंसा हो जाती थी साहब। अब कोई भी जगह पे जब हिंसा होती है, जब आप वायलेंट वे के अंदर प्रोटेस्ट करते हो, व्हेन यू प्रोटेस्ट इन अ वायलेंट वे, तो देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि ये जो प्रोटेस्ट है वो पूर्ण रूप से सफल नहीं होंगे साहब। और दूसरा क्या है कि लोग इसके साथ सहमति भी नहीं रखते। गांधी जी ने जो सत्याग्रह का रास्ता दिखाया था उसमें क्या बताया था, नॉन वायलेंस करना साहब, और क्या बताया था साहब, है ना, फास्टिंग करना साहब, चुपचाप जाके, हाँ समझे कि नहीं समझे, पिकेटिंग करना। ये सब ऐसी चीजें थी जो बहुत इजी लगती थी कॉमन मैन के लिए, और इनफैक्ट ये इजी भी थी कोई भी समाज के सदस्य के लिए, वो चाहे कमजोर वर्ग से बिलोंग करता हो, वो चाहे उद्योगपति वर्ग से बिलोंग करता हो। और इसके कारण फायदा ये हुआ कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपके यहाँ पे वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। सत्याग्रह, नॉन वायलेंस, फास्टिंग, पिकेटिंग, ये सब ऐसी मेथड्स है जो मास अपील की तरफ लोगों को लेके गई। और लोगों को ये समझ में आ रहा था कि नहीं भाई ये चीज़ बहुत बढ़िया है और यही चीज़ अच्छी है, क्योंकि ये मास अपील के कारण लोग अट्रैक्ट भी होते थे सब गांधी के द्वारा। दूसरा, गांधी, और मैंने आपको बताया अवेयरनेस बढ़ गई थी भारतीय समाज के अंदर, एनलाइटनमेंट आ चुका था। एनलाइटनमेंट के साथ साथ आप देखोगे तो उनको लीडर के ऊपर विश्वास था, दे हैड द फेथ इन द लीडर। फेथ इन द लीडर का मतलब क्या है कि उनको अब गांधी के ऊपर विश्वास था कि ये इंसान, ये जेंटलमैन हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ये जेंटलमैन हमको न्याय दिला के रहेंगे, और इन्होंने जो रास्ता दिखाया वो कभी गलत नहीं हो सकता। इसके पहले कभी कभी ऐसा होता था कि क्रांति की बात करेंगे, विद्रोह की बात करेंगे, तो कॉमन मैन को डर लगता है कि भाई हिंसा हो जाएगी, पुलिस वाले आके पीट देंगे। गांधी ने तो कहा है कि सत्य के मार्ग के ऊपर चलना है, आपको डरने की आवश्यकता नहीं है, मैं तुम्हारे साथ बैठा हूं,
मैं तुम्हारे साथ ही चलूंगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर दूसरा ये भी था कि 1920s के बाद हमको पता चलता है कि सोशल बेस ऑलरेडी बढ़ चुका था, सामाजिक आधार जो था आंदोलन का, नेशनल मूवमेंट का, ऑलरेडी एक्सपांड हो चुका है। तो जो सोशल बेस बढ़ा उसके कारण भी प्रभाव पड़ गया। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी होती है, ऑल दिस थिंग्स विल कम टुगेदर। और ये सब की सब चीज़ें इकट्ठी होने के बाद 1920s का जो पीरियड है वो काफ़ी प्रोमिनेंस के ऊपर आया। और यही प्रोमिनेंस के ऊपर आने के बाद हमको पता चलता है कि ये जो इनफैक्ट नेशनल मूवमेंट का जो पूरा डायमेंशन है वो बदल जाएगा। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ेगी साहब, समझे आप लोग, ठीक है ना। तो आपको जब जब किताबों के अंदर लिखी गई है चीज़ें और रोल ऑफ वुमेन इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की जब बात की जाती है, तो आपको पता होना चाहिए कि वुमेन की पार्टिसिपेशन बढ़ने के पीछे का कारण क्या थे, कौन से फैक्टर्स उसके पीछे रिस्पॉन्सिबल थे। आप थोड़ा बहुत सोचिएगा, उसके अंदर से आपको बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें भी क्लियर हो जाएगी। चलिए, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। एनसीईआरटी लिखती है कि अनदर मेजर फीचर ऑफ द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज द लार्ज स्केल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन साहब, ठीक है ना। बहुत बड़ी मात्रा में स्त्रियों ने योगदान दिया। क्यों दिया, मैंने आपको कारण बता दिया। कैसे दिया वो भी मैंने आपको समझाया, और उसके पीछे के क्या क्या फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल थे वो भी समझाया। ड्यूरिंग गांधी जी सॉल्ट मार्च, जब गांधी जी बेसिकली नमक का सत्याग्रह कर रहे थे, थाउजेंड्स ऑफ वुमेन केम आउट फ्रॉम देयर होम्स टू लिसन टू हिम साहब। अब देखो, गांधी की मेथड बहुत सिंपल थी। गांधी ने लोगों को मोटिवेट किया। इनफैक्ट गांधी स्टोरी कहते थे, बहुत इंटरेस्टिंगली बात बताता हूँ। गांधी यूज्ड टू गिव द स्टोरी। गांधी है ना, राम और सीता की कहानी कहते थे, और गांधी भारत के राज्य को सीता कहते थे, और कहते थे कि ब्रिटिशर्स रावण के रूप में आए और अंग्रेजों ने रावण के रूप में हमारा देश का चीरहरण किया हुआ है साहब, ठीक है। और स्त्रियों को मोटिवेट करते थे कि आप सर्वगुण संपन्न हो, आप बहुत ज्ञानी हो, आप हमको सपोर्ट करिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। तो दिस इज वन ऑफ द रीजंस वी सी दैट वुमेन का पार्टिसिपेशन बहुत इनिशियली हमको बढ़ने की शुरुआत होगी। एंड वी फाइंड कि ये वुमेन का पार्टिसिपेशन गांधी जी के कारण थोड़ा बहुत बढ़ता है। वी कम टू नो दैट इन्होंने काफ़ी सारे प्रोटेस्ट मार्च में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चरिंग में बेसिकली इन्होंने काम किया, पिकेटिंग ऑफ फॉरेन गुड्स, फॉरेन क्लॉथ के उसके अंदर पार्टिसिपेट किया। इनफैक्ट देयर मेनी वुमेन हु वेंट टू जेल एज वेल। आप देखिए कि इनका कितना सारा योगदान हमको मिलता है, कि जैसे पुरुष जेल के अंदर गए थे वैसे स्त्रियां भी जेल के अंदर जाती है साहब, ठीक है ना। तो ये सब आपको एग्जाम्पल्स पता होने चाहिए। यू शुड नो द एग्जाम्पल्स ऑफ द पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन। और आपको क्वेश्चन जब पूछता है तो इसी के अंदर से गोल गोल करके क्वेश्चन आ जाएंगे। आप में से ज़्यादातर लोग फिर उसके बाद गरबा कर देते हो साहब, है ना। तो वो नहीं होना चाहिए, इसके लिए आपको ये चीज़ें डाल रही थी साहब, ठीक है ना। अब आगे क्या लिखा है, इन अर्बन एरियाज दिस वुमेन वर फ्रॉम द हाई कास्ट फैमिलीज। क्या लिखते हैं कि जो आपके शहर के विस्तार थे उसमें हाई कास्ट के लोग बेसिकली अपनी जो स्त्री थी बेसिकली वहाँ पार्टिसिपेट करती है। इन रूरल एरियाज दे केम फ्रॉम द रीच पीजेंट हाउस होल्ड। अब आप समझने की कोशिश करिए, वुमेन के अंदर भी हमको क्या दिख रहा था, वुमेन के अंदर भी हमको पता चल रहा है कि जो हाई क्लास की लोग हैं साहब, जो रिच कम्युनिटी से बिलोंग कर रहे हैं, इनका पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। समझ में आया कि नहीं आया, इनका क्या था, पार्टिसिपेशन ज़्यादा था। दे हैड गुड पार्टिसिपेशन। बट इनके सामने अगर आप देखोगे तो आपको पुअर क्लास ऑफ वुमेन दिखेगी साहब, ये आपको लो कास्ट से बिलोंग करने वाली थी। इनका पार्टिसिपेशन कैसा था, कम था। समझे कि नहीं समझे। अब देखो, इससे हमको दो चीज़ें समझ में आ रही है, समझे आप लोग, ठीक है ना। व्हाट डू वी फाइंड ओवर हियर, द पुअर एंड द लो पार्टिसिपेशन फ्रॉम द वुमेन, हाई एंड द रिच क्लास जो था बेसिकली यहाँ ज़्यादा पार्टिसिपेट कर रहा है। और ये सब चीज़ें दर्शा रही है कि जो स्त्रियों के योगदान की बात करेंगे, वेन एवर वी सी द कंडीशन ऑफ पार्टिसिपेंट ऑफ वुमेन, हमको ये चीज़ क्लियर कट समझ में आ रही है कि इनफैक्ट जो लोअर क्लास है वो पार्टिसिपेट ज़्यादा नहीं कर पा रही है साहब, वो कास्ट वाइज या पुअर कंडीशन में। अब ये क्यों नहीं पार्टिसिपेट कर रहे थे, वाई दे वर नॉट पार्टिसिपेटिंग, इनका पार्टिसिपेशन नहीं हो रहा था, उसके पीछे की कारण क्या है साहब, ठीक है। सादी भाषा में देखिए, दे वर ट्राइंग टू मेक देयर एंड्स मीट। ट्राइंग टू मेक देयर एंड मीट मतलब क्या है कि ये लोग अपने दो बेसिकली कोनों को मीटअप कराने के लिए प्रयत्न कर रहे थे, और ट्राइंग टू मेक देयर एंड मीट। ये एक ऐसी कंडीशन में थे जहां ये लोग अपना डेली स्ट्रगल करते थे। ये नॉन प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते थे, एंड बिकॉज नॉन प्रिविलेज क्लास से बिलोंग करते थे तो इनके पास ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं थी कि ये अपना घर बार छोड़ के आंदोलन में भाग लेके चले जाए साहब। जो हाई क्लास से बिलोंग करते थे, रिच कम्युनिटी से बिलोंग करते थे, इनको कोई दिक्कत नहीं थी साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। सो दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि वुमेन का पार्टिसिपेशन आपको बढ़ेगा। वुमेन का पार्टिसिपेशन बढ़ता है। इनफैक्ट गांधी जी ने कहा कि ये जो आपके लिए आप भागीदारी ले रहे हो, दिस इज अ सर्विस टू नेशन एंड इट्स अ वेरी सेक्रेड ड्यूटी जो आप कर रहे हो।
आप ये आंदोलन के अंदर भाग लेके देश की सेवा तो कर रहे हो और ये बहुत पवित्र कार्य है। गांधी जी इसको एक इमोशनल साइड के साथ जोड़ रहे हैं। गांधी कहते हैं कि आप अपने परिवार की जैसे सेवा करते हो वैसे ही आपको देश की सेवा करनी है। द वे यू आर बेसिकली सपोर्टिंग योर फैमिली, द सेम वे यू आर सपोज टू डू द सर्विस ऑफ द कंट्री। और इसके कारण क्या हो रहा है कि देयर वर मेनी वुमेन हु वर वेरी मच फैसिनेटेड बाय दिस आइडिया कि नो 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 वी शुड पार्टिसिपेट सर। प्रॉब्लम ये हुआ कि ओनली हाई कास्ट वुमेन एंड द रिच कम्युनिटी वुमेन पार्टिसिपेटेड साहब, है ना, एंड द पुअर क्लास वुमेन एंड आई वुड से द लो कास्ट वुमेन कुड नॉट पार्टिसिपेट, ये पार्टिसिपेट नहीं कर पाते। ये आपकी वीकनेसेस थी वुमेन मूवमेंट की साहब, समझे कि नहीं समझे, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। ऊपर से होता क्या है, इन स्पाइट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, इन स्पाइट ऑफ वुमेन पार्टिसिपेशन, इनफैक्ट पब्लिक के अंदर कोई रेडिकल चेंज नहीं आता है। लोगों ने स्त्रियों को तारणहार के रूप में नहीं देखा कि ये स्त्री हमको आजादी दिलाएगी साहब। उनका रोल बढ़ा है नो डाउट, बट जो उनकी पोजीशन होती है सोसाइटी के अंदर वो वैसी की वैसी ही रहेगी। इनफैक्ट कांग्रेस का सोशल बेस नहीं बढ़ पाएगा क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी वुमेन मेंबर्स को सिंबॉलिक जेस्चर्स के सिवाय आगे आने की कोशिश नहीं करने दिया। 3-4 वुमेन प्रेसिडेंट दिखेंगे, बाकी आपको कोई दिखेगा ही नहीं। एनी बेसेंट एक दिख जाएंगे आपको, नीली सेनगुप्ता दिख जाएंगे, सरोजिनी नायडू दिख जाएंगे साहब। उसके सिवा आपको कोई ज्यादा मेजर कोई वुमेन कांग्रेस का मेंबर दिखेगा ही नहीं या प्रेसिडेंट नहीं दिखेगा साहब, गेटिंग माय पॉइंट, क्योंकि सोसाइटी वाज नॉट रेडी। दूसरा क्या था कि जो वुमेन आ रही थी, जो स्त्री आ रही थी, वो सभ्य समाज से आ रही थी, वो भद्रलोक से आ रही थी। एक शब्द यूज किया जाता है भद्रलोक, तो दे यूज्ड टू बिलोंग टू ए प्लेस कॉल्ड एज भद्रलोक। भद्रलोक का मतलब ये है कि अमीर लोग से आ रही थी सर। तो इन्होंने ही योगदान दिया नेशनल मूवमेंट में, पर पब्लिक के अंदर उनका रोल बढ़ता है, पर उनको लेके जो सोच थी, उनकी जो पोजीशन है, वो पोजीशन कभी बदली नहीं गई। द पोजीशन ऑफ वुमेन स्टिल कंसिडर्ड टू बी इंफीरियर टू मैन। तो स्त्रियों को कहा जाता है कि हाँ भाई चलो कोई बात नहीं, आपने पार्टिसिपेट किया, आपने योगदान दिया नेशनल मूवमेंट में, सब कुछ बरोबर है, बट इसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ कर पाओगे साहब, है ना, आप इन मीन और तीन सब कुछ कर दोगे साहब, गेटिंग माय पॉइंट, है ना। और इसके लिए गांधी जी भी कहते हैं कि इट वाज द ड्यूटी ऑफ द वुमेन टू लुक आफ्टर द होम, हार्ट एंड बी गुड मदर्स एंड गुड वाइफ साहब। तो गांधी एक साइड के ऊपर कहते हैं कि आप आइए बाहर निकलिए, पर साथों साथ आपकी ये भी ड्यूटी है कि आप घर का भी ध्यान रखिए, आप लोगों का ध्यान रखिए, अच्छी बीवी बनिए, अच्छी मम्मी बनिए साहब, गेटिंग माय पॉइंट। कांग्रेस भी आप देखोगे तो इट वाज नॉट हैप्पी and it was reluctant to allow women to hold any position or authority within the organization. It was only keen on their symbolic presence. तो होता क्या है, आप समझने की कोशिश करोगे तो नेशनल मूवमेंट के अंदर ये हुआ कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चला, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के अंदर जो पार्टिसिपेशन लोगों का होना चाहिए वो बड़ी मात्रा में नहीं होता। इनिशियली हो गया, पर जो सोशल बेस यहाँ पे मिलना चाहिए था वो कांग्रेस को नहीं मिलता है। और इसके लिए जब इरविन ने ये आंदोलन को स्टॉप करवाया ना, व्हेन इरविन वाज प्लेइंग वेरी स्मार्टली, और इरविन ने इतना स्मार्ट प्ले करते हुए ये आंदोलन को जब ब्रेक लगवाया, व्हेन दिस मूवमेंट वाज स्टॉप्ड, तो इससे बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ा, इसके बहुत बड़ा फटका पड़ता है। फटका यही पड़ा कि इसके बाद जो जो चीजें सिंबॉलिक हो रही थी या दिखावे के लिए हो रही थी वो फिर से अपनी गति नहीं पकड़ पाई। इट कुड नॉट वंस अगेन गेट द मोमेंटम और द स्पीड जिसके बेसिस के ऊपर इन्होंने सपना किया था कि हम लोग बड़ा आंदोलन कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, अब हो ही नहीं पाएगा सर। क्योंकि आपके सपोर्ट बेस में ना ही भारत की ग्रामीण महिलाएं आई, आपके सपोर्ट बेस के अंदर ना ही बेसिकली भारत की जो गरीब महिला जो थी वो भी पार्टिसिपेट करती है साहब, आपके सपोर्ट बेस के अंदर जो मजदूर वर्ग था वो भी नहीं आता है, बिजनेस क्लास था वो भी नहीं आएगा, पीजेंट्स थे वो भी चले जाएंगे। इनफैक्ट हमको पता चलता है कि भारत के अंदर जो डिप्रेस क्लासेस थे, भारत के अंदर जो माइनॉरिटी क्लास था साहब, ये भी कांग्रेस से अलग हो रहा था। तो हमको क्या पता चल रहा है, व्हाट डू वी गेट ओवर हियर। जब हम लोग नेक्स्ट क्लास के अंदर आएंगे तो मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हुआ, ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट अच्छा खासा इनिशियली चलता है। गांधी जी ने तो कहा था कि हम लोग इतना बड़ा नमक का सत्याग्रह करेंगे जहां कोई कुछ नहीं उखाड़ पाएगा।
रियलिटी ये रहती है कि ये जो डिप्रेस क्लासेस के जो समर्थक थे वो धीरे धीरे इनफैक्ट गांधी से अलग हो रहे थे, कांग्रेस से अलग हो रहे। माइनॉरिटी खास करके मुस्लिम समाज के लोग ये भी कांग्रेस का साथ नहीं देंगे। वुमेन मेंबर्स खाली सिंबॉलिकली प्रोटेस्ट के अंदर जुड़ते हैं और कांग्रेस ने भी इनको ज़्यादा प्लेटफॉर्म नहीं दिया, एक दो को अध्यक्ष बना दिया, बस खत्म हो गया। Business groups, they had their own compulsions to support Congress, and then they realized कि though they cannot support Congress because Congress is going towards radicalism. Peasants, the rich and the poor peasants lost the interest in the Congress कि भाई ये हमारा पार्टी नहीं है साहब। Worker class also basically was against the Congress, और worker class भी कहता है कि भाई ये तुम्हारा भी नहीं है साहब। माइनॉरिटी तो ऑलरेडी अलग थे, मुस्लिम लीग बन चुकी है। मुस्लिम लीग कहती है कि कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी नहीं है साहब, कांग्रेस खाली हिंदुओं की पार्टी है। तो होगा ये कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, गांधी ने जो नमक का सत्याग्रह करवाया उसका प्रभाव इमीडिएट बहुत होगा, पर जैसे जैसे ये मूवमेंट आगे चला, एज एंड व्हेन द मूवमेंट प्रोग्रेस्ड, इसकी कमर तोड़ दी गई। द होल पेजेस बिहाइंड द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज ब्रोकन डाउन, एंड दिस इज वन ऑफ द रीजंस कि ये मूवमेंट को धीरे धीरे इतना कमज़ोर कर दिया गया। 1930 के बाद या 1932 के बाद जब इसका सीक्वल लॉन्च किया जाता है 1932 के बाद, तो हमको यही पता चलता है कि ये CDM 2.0 पूरी तरह से फ्लॉप शो हो गया। फ्लॉप शो क्यों हुआ? क्योंकि उस टाइम पे कांग्रेस का जो सोशल बेस था, ये सोशल बेस एक्सपांड नहीं हुआ बट इट नैरोड डाउन। नैरो डाउन मतलब ये है ये पूरी तरह से इनफैक्ट कमज़ोर होते हुए टूट जाता है। समझ में आया आपको? ये चीज़ बहुत प्रोमिनेंट है टू अंडरस्टैंड द होल फ्रीडम स्ट्रगल, टू अंडरस्टैंड द होल आई वुड से इश्यूज रिगार्डिंग द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। समझे कि नहीं समझे, है ना? तो हमने अभी तक 1932 का CDM के बारे में डिस्कस किया है। मैंने आपको बता दिया है कि क्या क्या चीज़ें 1932 तक रही है। नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको मिलूंगा इन द नेक्स्ट सेशन, मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि CDM क्यों फेल हो गया और उसकी लिमिटेशन क्या थी। हमने खैर कुछ लिमिटेशन देख ली। मैंने आपको बताया लिमिटेशन के अंदर पीजेंट्स जो थे ये नाराज़ हो जाएंगे। हमने आपको बताया कि वर्कर्स जो थे ये भी नाराज़ थे साहब। हमने आपको बताया कि बिजनेस ग्रुप जो थे ये भी नाराज़ होते हैं। और मैंने आपको बताया कि वुमेन का एक सिंबॉलिक यूज़ करने से ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए तो सोशल बेस बढ़ता ही नहीं है। तो जब आपका सोशल बेस ही नहीं बढ़ पाएगा तो आप आंदोलन कैसे कर पाओगे साहब? सामाजिक रूप से लोग तो आपके साथ जुड़ने चाहिए ना, वो तो हुआ ही नहीं। लिमिट्स के अंदर हमको पता चलता है कि भारत के दो बड़े बड़े समुदाय, एक तो माइनॉरिटी के अंदर मुस्लिम कम्युनिटी कांग्रेस से अलग हो रही थी, कहा कि हम पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। डिप्रेस क्लासेस भारत के अंदर, जो हरिजन शब्द यूज़ किया है गांधी जी ने, दलित वर्ग हम लोग कहते हैं बेसिकली, ये लोग भी अलग हो रहे थे। इन लोग ने भी पार्टिसिपेट नहीं किया। दे डिड नॉट ट्रस्टेड द कांग्रेस साहब। फिर कहते हैं कि CDM की हवा निकल गई, तो हवा ही निकलनी थी। समझे कि नहीं समझे? खैर आज हम लोग कंक्लूड करते हैं। लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे, एंड जब नेक्स्ट क्लास में हमको वापस मिलेंगे तो मैं आपकी इसकी लिमिटेशंस के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। आपको बताने की कोशिश करूँगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की क्या क्या कमजोरियाँ रही है और किसके कारण CDM आपका फिर लेटर ऑन पूरी तरह से स्टॉप करवा दिया जाएगा। खैर, हम लोग आज का सेशन यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। मैं आपको फिर से इनवाइट करूँगा कि आप हमारे प्लस कोर्सेज के ऊपर आइए। इनफैक्ट मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अनअकैडमी समिट के अंदर रजिस्टर करवा दीजिए अपने आप को। ये बहुत ही बेहतरीन मौका है जहाँ इंडिया के टॉप मोस्ट आपके स्पीकर्स और बड़े बड़े एजुकेशनिस्ट और एक्सपर्ट्स आपको मिलेंगे यहाँ पे, और उनके साथ आप इंटरेक्ट कर पाते हो। और ये फ्री समिट है, इट्स अ फ्री प्लेटफॉर्म साहब। तो पब्लिक पर्सनैलिटी से लेके सब लोग आ रहे हैं, तो इट विल बी ग्रेट फॉर यू एंड इट विल बी अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू पार्टिसिपेट। आई सजेस्ट कि आप ज़रूर से इसके अंदर पार्टिसिपेट करिएगा। सब्सक्रिप्शन लेना है तो प्लीज़ मैं आपको इंसिस्ट करूँगा कि आप आइए हमारे प्लेटफॉर्म पे। यू विल बी हैप्पी टू अटेंड माई कोर्सेज एंड यू विल बी फीलिंग सेटिस्फाइड। हिस्ट्री के अंदर जो कॉन्फिडेंस मैं आपको लेके आऊँगा, इसके सिवा अनअकैडमी पे इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स है, उनके क्लासेस भी आपको अटेंड करना है। पूरी आपकी स्ट्रेटेजी तैयार होगी, कैसे कैसे आप अटेंड करोगे वो भी आपको समझाया जाएगा। और मेरे कोर्सेज तो आपको मिलेंगे ही। मॉडर्न हिस्ट्री करीबन 90 आवर्स के आसपास है। आर्ट एंड कल्चर हम लोग करीबन अभी जस्ट ख़त्म किया, इसके लाइव और रिकॉर्डेड सेशन भी आपको मिल जाएंगे, है ना? तो इसके लिए मैं आपको ज़रूर से कहूँगा कि ये डिस्काउंट कोड यूज़ करिएगा PN Live, एंड ये डिस्काउंट कोड आपको ये मंथ तक यूज़ रहेगा साहब। अगले महीने से आपको 5% डिस्काउंट हो जाएगा। तो इसके लिए मैं कहूँगा कि आप
8 फरवरी से पहले ही डिस्काउंट कोड को यूज़ कर दीजिए साहब, है ना, क्योंकि अगले महीने आपको 5% ही डिस्काउंट मिलेगा। तो इट विल बी बेटर कि आप यहाँ 10% डिस्काउंट ले सकते हो। सब्सक्रिप्शन लेना है तो ये महीने लो या अगले महीने लो। आई विल सजेस्ट कि ये महीना अच्छा रहेगा साहब, अगले महीने तक राह देखो इससे अच्छा। चलिए ठीक है ना, लेट अस कंक्लूड द क्लास टुडे। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस प्लेटफॉर्म, and in the language of Unacademy, let's crack it. I'll see you in the next session. Till then, keep studying.